टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब, आज हम बात करेंगे कि जब हम अपनी रूट से जुड़े हुए होते हैं, हाँ, अपनी फाउंडेशन से जुड़े हुए होते हैं तो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। हमने बचपन से एक कहावत सुनी है कि आप कहीं भी चले जाएं लेकिन आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें हमेशा, उनका ख्याल रखें। ऐसे ही हम बात करते हैं कि भाई सपोज़ अगर हम किसी बच्चे को अपने अच्छे स्कूल में भेजते हैं तो हम कहते हैं कि भाई उसकी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो वो आगे खुद ब खुद चल पड़ेगा, पढ़ाई में अच्छा साबित हो जाएगा। जब हम इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम अपने आप को इस तरह से क्यों नहीं देखते, हम अपनी बॉडी को इस तरह से क्यों नहीं देखते कि भाई अगर हम अपनी फाउंडेशन का ख्याल रखेंगे तो हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी। और हमारी बॉडी की फाउंडेशन कैसे हम उसका ख्याल रख सकते हैं, तो हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस बारे में कि जना हमारी बॉडी की फाउंडेशन क्या है, इसकी बेस कैसे स्ट्रॉन्ग होती है और इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के ज़रिए आप खुद कैसे ताकतवर और सेहतमंद रह सकते हैं। तो इस बारे में बात करने के लिए सुबह सुबह हमने सोचा जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो आज आपको मिलवाएं डायरेक्ट हमारे फिटनेस ट्रेनर हैदर अली से। अस्सलाम वालेकुम हैदर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी? बिल्कुल ठीक। हैदर, आप बताइए कि हमारी बॉडी की फाउंडेशन पहले तो क्या है और कैसे हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि हमारी बॉडी की फाउंडेशन जो है हमारी लोअर बॉडी है। लोअर बॉडी जो है हमारी पूरी 50% ऑफ द बॉडी है। लाइक लोग कोशिश करते हैं कि चेस्ट बना लें, बाइसेप बना लें, शोल्डर्स बना लें, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि आपके जो पूरी लोअर बॉडी है वो आपकी 50% है। लाइक अगर हम बीच से हाफ करें तो 50 ऊपर है, 50 नीचे। तो जब तक आपका लोअर बॉडी जो आपका 50% है, जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक जो है आप एक क्या कहेंगे एक मजबूत बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। क्योंकि आपकी फाउंडेशन यानी कि हमारी लोअर बॉडी पे ही डिपेंड करती है हमारी सारी स्ट्रेंथ। चाहे अगर हम कोई स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप क्रिकेट की एग्जांपल ले लें, अगर हम बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, तो हमारी सारी स्ट्रेंथ हम यहीं से लगाते हैं। अगर हमारी बेस मजबूत होगी तो हम ऊपर अच्छे से ताकत लगा सकते हैं या हम कोई भी स्पोर्ट्स प्ले कर सकते हैं, राइट? ये कि अगर हमारी बेस अच्छी होगी तो हम बाकी चीज़ें भी आराम से कर सकते हैं। पहली बात, हमारी स्टेबिलिटी सबसे अच्छी होगी जिसको सब लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हमारी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी ना तो हम लोगों के डेली लाइफस्टाइल में जो प्रॉब्लम्स आनी है वो फिर रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमारे लोअर बॉडी की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर हमारी स्टेबिलिटी अच्छी ना हो लोअर बॉडी की? अगर हमारी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग चल रहे हैं, चलते चलते अगर कोई जर्क आया, लेकिन अगर हमारी लोअर बॉडी स्टेबल नहीं है, अगर हमारी लोअर बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जाहिर सी बात है आप लोग डायरेक्ट गिर जाओगे। लेकिन अगर हम लोग स्टेबल हैं, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं अपने लोअर बॉडी के पर्सपेक्टिव से, तो जाहिर सी बात है हम लोग उस चीज़ को बर्दाश्त कर जाएंगे। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल ये दूंगा कि बहुत सारे लोग हमारे बसों में ट्रैवल करते, लेकिन अगर एकदम से अगर बस रुकती है, झटका पड़ता है, सारे एक साथ गिरते हैं एक के ऊपर एक। अगर खड़े हुए जो लोग होते हैं, सही, अगर उनकी स्टेबिलिटी अच्छी हो, अगर उनको पता हो कि अपने आप को स्टेबल कैसे रखना है, उनकी स्ट्रेंथ हो इतनी कि वो अपने आप को तो वो सही जर्क खड़ा बर्दाश्त कर लेंगे, वो जर्क एब्जॉर्ब करके वो उसको गो थ्रू कर लेंगे, वो गिरेंगे नहीं, इनफैक्ट वो दूसरों को भी संभाल लेंगे। सही। तो ये एक बेसिक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपने आपको। बहुत अच्छी एग्जांपल दी है और प्रॉपर क्लियरली हमें एक चीज़ वाज़े हो गई है कि अगर आपकी लोअर बॉडी, आपके पैर, आपकी लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग है, उनमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो आपका वज़न बर्दाश्त कर सके और आपको किसी झटके से बचा सकें, तो ये आपकी पूरी बॉडी पे बेस करता है। किसी भी चीज़ को लेके आप कुछ भी प्ले कर रहे हो, स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हो या नॉर्मल रूटीन आपकी लाइफ में हो। अच्छा, इसके लिए कोई स्पेशल हम ख़ास तौर पे कोई हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है, कोई स्पेशल वर्कआउट है इसके लिए लोअर बॉडी के लिए जो आप सजेस्ट करेंगे? लोअर बॉडी के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, डिपेंड करता है आप किस जॉनरा में ट्रेन कर रहे हो। लाइक अगर आप जो है स्टेबिलिटी के लिए ट्रेन कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन कर रहे हो, आप पावर के लिए ट्रेन कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेन कर रहे हो, आप इंड्योरेंस के लिए ट्रेन कर रहे हो, आप व्हाटएवर,
बहुत सारे जॉनरा होते हैं जिसमें आप ट्रेन करते हो, उसकी अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं एक्सरसाइजेस के। स्ट्रेंथ के अलग होंगे, एंड्योरेंस के अलग होंगे, स्पोर्ट्स रिलेटेड अलग होंगे, पावर रिलेटेड तो अलग वो तो फिर होंगे। एक अलग चला जाएगा। जैसे वो हम तो तो फिर एक स्ट्रेंथ बहुत की detail- बात कर रहे हैं ना कि हमें अपनी फाउंडेशन की स्ट्रेंथ को बिल्ड इन करना है, तो उसके लिए आप क्या वर्कआउट सजेस्ट करते हैं? स्ट्रेंथ को अगर आपने बिल्ड करना है तो सबसे जो बेसिक चीज़ है जो मैं हर किसी को बताता हूँ, स्क्वाट, उठक बैठक, जो हम लोगों को बचपन में जो है सजा मिलती थी। सजा के तौर पे मिलती थी, लेकिन लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस पहले पता नहीं होती है। जो बच्चे बचपन से स्पोर्ट्स में होते हैं, जो बच्चे बचपन से जो है उठक बैठक कर रहे होते हैं या भागम दौड़ी कर रहे होते हैं, उन लोगों की फाउंडेशंस कंपैरेटिवली बहुत अच्छी होती है उन बच्चों के जो नर्ड बच्चे होते हैं, जो ज़्यादातर बेचारे चश्मा पढ़ते लगा के रहते बैठे हुए हैं होते हैं, और शरीफ कुछ से बच्चे, कोई मासूम फिजिकल बच्चे। एक्टिविटी नहीं, घर में लगे हुए, एक्सबॉक्स पे लगे हुए, फलाना। चलें जी, अब तो आज से मेरे बच्चे कुछ गलती करें ना करें, उठक बैठक लाजमी कराऊंगी। कितनी करानी चाहिए? 10, 12, 15, 20? बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो कितनी बर्दाश्त करते हैं। चलें जी, आप भी करें, बच्चे इतनी सी भी गलती करें, उठक बैठक करवाना शुरू कर दें। वो स्ट्रेंथ उनकी हमें बिल्टअप करनी है, और ये बहुत अच्छी बात कही। आगे मजीद कंटिन्यू करेंगे हम आपसे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हो गया है। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और हम बात कर रहे थे हमारी लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, लेकिन अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर चेन की। पोस्टीरियर चेन क्या है? आपके जहन में ये सवाल आया, मेरे जहन में भी आया था, लेकिन बताने के लिए हमारे साथ हैदर हैं, तो हैदर हमें एक्सप्लेन करेंगे। जी हैदर, आप बात कर रहे थे पोस्टीरियर चेन की कि हमारी लोअर बॉडी के साथ साथ पोस्टीरियर चेन को भी स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, तो वो बताइए आप, पोस्टीरियर चेन में क्या क्या, हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या क्या आता है? पोस्टीरियर चेन में हमारे मल्टीपल मसल्स आ जाते हैं, जैसे बैक की आपकी पूरी इंटायर एनाटमी आपकी उसमें आ जाती है, लेकिन हम उसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोअर बॉडी ओरिएंटेड अभी हमारा टॉपिक है। तो लोअर बॉडी ओरिएंटेड में अगर हम लोग पोस्टीरियर चेन की बात करें तो उसमें हमारे हैमस्ट्रिंग्स आते हैं, उसमें हमारे ग्लूट्स आते हैं, उसमें हमारे काफ्स आते हैं। तो ये जो तीन अगर मैं हैं, उर्दू में ये बताऊं main आपको, तो लाइक हमारी पिंडलियां आ जाती हैं, हमारी ये थाइज आ जाती हैं, आपकी बैक भी आती है, हिप हिप बोन आपकी आ जाती है। तमाम चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और पेल्विस आता है आपका, Pelvis। क्योंकि हम जब भी, आपने अगर हमारा आप शो फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, याद होगा, हमने आपको एक बताया था कि किस तरह से आप वेट को पुश कर सकते हैं और पुल कर सकते हैं, सही पॉस्चर क्या होता है। तो उसमें ट्रेनर ने आपको बताया था कि पेल्विस हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, कि पेल्विस एरिया पे आपने जोर लगाना होता है, उसके थ्रू जोर लगाना होता है। जी। तो इसके लिए क्या एक्सरसाइज होती हैं? मेन पावर जो आप जनरेट करते हैं वो पेल्विस से ही करेंगे। तो उसके लिए मल्टीपल एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डेडलिफ्ट होती है, आपका हिप थ्रस्ट होता है। ये जो मेन चीज़ें, ये दो चीज़ें मेन हैं कि आपने लाजमी करनी ही करनी है। अगर करके बताएं। करके बताऊं? करके बताएं। ठीक जी, मैं यहाँ आ जाती हूँ। डेडलिफ्ट का ये है कि ये डेडलिफ्ट कर रहे हैं भैया? मैं पहले डेडलिफ्ट बताऊंगा। सही, आप कीजिए, मैं इस तरफ आती ठीक है। हूँ। सही, बताइए। डेडलिफ्ट का पोस्चर ये होना चाहिए कि डेडलिफ्ट में आपकी पूरी पोस्टीरियर चेन इन्वॉल्व होती है, और डेडलिफ्ट जो है ये कह लें कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें डेडलिफ्ट सबसे ज़्यादा वो है, इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। उसका सही पोस्चर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके बारबल है, तो बारबल को आपने ऐसे ग्रिप करना है कि बारबल डायरेक्टली आपके शू लेसेस के या मिड ऑफ द फुट के ऊपर हो, ठीक है। हिप आपके हिंज्ड हो, बैक आपकी स्ट्रेट हो। अगर स्ट्रेट ना भी हो तो अपर बैक अगर स्ट्रेट ना भी हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो लोअर एरिया है, लंबर जॉइंट्स के जो एरिया हैं, वो आपके लाजमी स्ट्रेट होने चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपने अपने लोअर बॉडी से पुश करके अपर बॉडी से पुल करना है, और यहाँ से पेल्विस से एक पावर जनरेट करनी है लॉकआउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने अपर बॉडी को लॉक करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बारबल है, यूं उठा के एंड स्ट्रेट उठना है, और यहाँ से आपने पावर जनरेट करनी है ताकि आप लॉक कर सको। और इसके साथ साथ जो है, जैसे ओलंपिक वेट लिफ्टिंग होती है, उसमें हमारे स्नैच होता है, उसमें हमारा क्लीन एंड जर्क होता है, उसमें आपको जब बारबल ऊपर लाना होता है तो ज़्यादा थ्रस्ट ही यहीं से लगता है। जब वो थ्रस्ट यहाँ से लगता है तो
सारा जोर ही यहाँ पे आता है। क्यों? क्योंकि आपके पेल्विस से आप जितना पावर जनरेट कर सकते हो वो आप कहीं से नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो ग्लूट्स है, आपका जो हिप का मसल है, जो सराउंडिंग मसल्स हैं, वो जो उसका मैक्सिमस मसल है वो सबसे बड़ा मसल है अगर आप पूरी बॉडी के एनाटमी के हिसाब से देखें। अच्छा, तो वो जो है सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करेगा कंपैरेटिवली रेस्ट ऑफ द मसल्स फॉर ऑब्वियस रीजन। तो ये एक्सरसाइजेज आप घर पे तो कर नहीं सकते, इसके लिए आपको जिम जाना ज़रूरी है। नहीं, घर पे भी कर सकते हैं आप। जो है ज़रूरी नहीं आपके पास बारबेल हो, आप 2 kg का वेट पकड़ लें, पानी की बोतलें पकड़ लें। अच्छा, यानी कि आप घर में आसानी से कोई भी वेट लिफ्ट आप कर सकते हैं। पानी के सही। केन होते हैं, यहाँ से आप सही। होल्ड करके अच्छा, यहाँ उसको से हम कुछ उठा के ऐसे करके hold दिखा सकते हैं। अगर आप ये 2 वाज ले लें हमारे, ये एक ये ले लीजिए और एक ये वाला ले लीजिए, मैं ला के दूँ आपको? वो वाला सही रहेगा। ये वाला ना, हाँ ये हैवी एक ये ले लें, एक ये ब्लू वाला ले लीजिए, हमें करके दिखाइए। सही। सही, जैसे घर में हम कैसे कर सकते हैं भैया? सब लोग तो नहीं जा सकते हैं ना जिम। हाँ, अब फॉर एग्जांपल एक बॉटल पानी की यहाँ है, एक बॉटल पानी की अगर यहाँ है, तो आप जो है यहाँ से उठा के उसको यूं थ्रस्ट कर सकते हैं और फिर से, और मेक श्योर इसमें आपने क्या करना है कि जब आप ऊपर आओगे तो आपने अपने हिप को स्क्वीज करना है ताकि जितनी ज़्यादा आपने प्रेशर जनरेट किया है उसकी कॉन्ट्रैक्शन अच्छी रहे। सही। और इसके अलावा आप क्या बता रहे थे, एक्सरसाइज कोई और जो आप बता रहे इसके थे? अलावा जो होती है, एक डेडलिफ्ट का था आपने, तो डेडलिफ्ट हो गई। और इसके डेडलिफ्ट होती अलावा? है, एक और होती है वो हिप थ्रस्ट होती है। सही। अगर उसको बेसिक उसमें बात करें तो वो ग्लूट ब्रिज के नाम से भी हो सकती है, जो इसमें स्ट्रेट लेट के आपने अपना हिप को ऊपर लाके थ्रस्ट करना होता है, जो सारी पावर जनरेट ही यहीं से होती है। सही। एक ये हो गई, एक और होती है जिसमें स्विंग यूज़ होता है। मैं उसको भी एक वाज से बता देता हूँ। सही से आप बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे आपने देखा होगा केटल बेल स्विंग्स होते हैं, हाँ, यूं कर रहे होते हैं लोग। सही सही सही। अब लोगों को उसमें ये नहीं पता होता कि उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कैसे करना है। वो यूजुअली यहाँ तक ला रहे होते हैं, वजह और खुद भी साथ साथ आगे हो रहे होते हैं। हाँ, वजह ये है कि वो शोल्डर यूज़ कर रहे होते हैं। शोल्डर की एक्सरसाइज ही नहीं है ये। आपने क्या करना है, आपने केटल बेल पीछे तक लेके जाना है एंड ये जो पेल्विस का एरिया है यहाँ से आपने हाथों को पावर मोमेंटम जनरेट करके थ्रस्ट करना है। सही। थ्रस्ट करना है। अब ये जो मोमेंटम आपने यानी कि create आपकी किया है बैक के थ्रू प्रेशर आ रहा है, ना, हिप के थ्रू। सही हिप के थ्रू, पेल्विस के थ्रू, लंबर जॉइंट्स के थ्रू। सही। सही है। अब यहाँ से आप जो मोमेंटम जनरेट करोगे, सही। वो मोमेंटम आपको जब कैरी ऑन करते जाओगे वो आपको ऊपर लेके जाएगा। आपने शोल्डर से ऊपर नहीं लेके जाना। हाँ, कि हमने आपने खेलना शुरू कर दिया शोल्डर्स के साथ। आपने यहाँ से मोमेंटम जनरेट करके फिर ऐसे ऊपर लेके जाना है। तो वो जो है आपके सारी पावर जो आपकी जनरेट होगी वो आपके पेल्विस से ही Pelvis के जनरेट through होगी। होगी। और उसमें ये जो जितनी भी एक्सरसाइज हैं, डेडलिफ्ट हो गई, केटलबेल स्विंग हो गई, हिप थ्रस्ट हो गया, ग्लूट ब्रिज हो गया, ये सारी आपकी पोस्टीरियर चेन ओरिएंटेड एक्सरसाइज हैं। आपके फॉरवर्ड मसल्स भी, आगे के मसल्स भी यूज़ हो रहे होंगे, बट इतने एक्सटेंड पे नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेकेंडरी मसल्स हैं। जो बेसिक आपकी जो यूज़ हो रही होगी वो आपकी लोअर बॉडी की पोस्टीरियर चेन ही यूज़ हो रही होगी। सही। अच्छा हैदर, मुझे बताएं, बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि कुब निकल आता है लोगों के, क्या उनकी पोस्चर ना सही रखने की वजह से? तो क्या ऐसी कोई वर्कआउट है जिसकी वजह से वो सही हो सकता है या नहीं? या वो भी हमारा पोस्चर का ही इशू होता है कि हमारा पोस्टीरियर चेन हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होती इसलिए? एक तो लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले होता है। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप डेस्क जॉब है, आपकी ऑफिस जॉब है, 8 घंटे आपको सिर्फ बैठना है और आपने कुछ नहीं करना, तो ऑब्वियस सी बात है लोग टाइप करते करते ऐसे हो जाएंगे, पढ़ते पढ़ते ऐसे हो जाएंगे, या एक फिर हम्प निकल आता है पीछे से ना आपकी बैक पे, वो हम्प निकल आता है। तो लाइफस्टाइल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है उसमें। उसको आप सही करने के लिए ये कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि आप थ्रू आउट 8 घंटे ऐसे बैठे हो तो आपके फॉरवर्ड आगे के जो मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, आपके जो बैक के मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। अब वो वीक हो जाते हैं, आगे के मसल्स टाइट हुए में, तो आपको बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ज़्यादा करनी है रादर देन फॉरवर्ड की, ताकि वो आपका पोस्चर दोबारा से बैलेंस हो सके, आपके शोल्डर्स रिट्रैक्टेड ना हो, थोड़े से
प्रोट्रैक्ट होके रहें। अच्छा, और बाज़ लोगों को देखा गया कि बचपन से उनके शोल्डर्स थोड़े से यूँ आगे की तरफ होते हैं, नेचुरली उनका बॉडी पोस्चर ना इस तरह से होता है, तो उनके लिए कोई एक्सरसाइजेज हैं कि वो आप इस चीज़ पे कैसे ध्यान दे सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि वो तो नेचुरली है, सही हो सकता है ये? अब बात आती है कि केस क्या है, हो सकता है किसी की जीन्स में ही ऐसे हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं ब्रॉड शोल्डर्स के साथ होते हैं, बहुत सारे लोगों का स्ट्रक्चर नैरो होता है। लड़कियों की भी शोल्डर्स काफ़ी बाज़ दफ़ा देखा जाता है ब्रॉड है, क्योंकि उनकी वो जेनेटिकली ऐसे ही होते हैं, ये उनकी चीज़ें families जेनेटिकली भी होती हैं, ये चीज़ें जेनेटिकली होती हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादातर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई ऐसा डिफेक्ट है जिससे डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो रहा है उस बच्चे को या उस रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल को, तो फिर वो है कि वो डॉक्टर को सबसे पहले कंसल्ट करें रादर देन कंसल्टिंग अ फिटनेस ट्रेनर और अ फिजियो, के आइदर कि ये चीज़ जो है कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ है या ये बिल्कुल ओके चीज़ है, आपको बस इसमें थोड़े से प्रिकॉशंस लेने होंगे। तो वो काम पहले आपका डॉक्टर आपको बताएगा, फिर आप जो है उस जो वो प्रिस्क्राइब करेगा उसके फिर वो चीज़ आप लेके या तो आप अपने फिजियो के पास जाओ या तो आप अपने ट्रेनर के पास जाओ। सही। अच्छा, जिनका अब 8 घंटे की जैसे आपने बताया जॉब है कि वो कंटिन्यू बैठे रहते हैं, टैपिंग करते रहते हैं, तो उनके शोल्डर्स आगे की तरफ आ जाते हैं, उनके हम्प निकल आते हैं, तो कोई ऐसी एक्सरसाइज है कि वो जो बैठे बैठे चेयर पे कर सकते हैं ताकि उनका बॉडी पोस्चर सही रहे, हम्प को अवॉइड करने के लिए बेसिकली? हम्प को अवॉइड करने के लिए बेसिकली वो यही है कि उनको थोड़ा सा अपना सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसको एक्टिव रखना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कि जैसे ही उनको रियलाइज़ हो कि आगे होके झुके में वो थोड़ा सा खड़े हों, थोड़ा सा अपने शोल्डर्स को बैक करें, शोल्डर्स को थोड़ा सा मोबाइल करें, थोड़ा सा पोस्चर अपराइट करके थोड़ी देर काम करें, क्योंकि ऑब्वियसली वो दिमाग से निकल जाएगी बात और फिर वो आपका पोस्चर वैसा हो जाएगा। सही। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट बैठना पड़ेगा, अपने आप पे ध्यान रखना। जैसे बाइक चलाते हुए यूजुअली होता है, बाइक चलाते हुए लोग स्ट्रेट बैठे होंगे, चलाते 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 यूं हो जाएंगे, फिर एकदम से ख्याल आएगा फिर सीधे हो जाएंगे जब दर्द होना लगेगा। तो सेम चीज़ यही है कि आप सबकॉन्शियसली अपने अगर माइंड को थोड़ा सा एक्टिव रखें कि यार मैंने पोस्चर सही रखना है। अगर मैं खड़ा हुआ हूँ तो ये नहीं कि मैं ऐसे झुक के खड़ा हो जाऊँ, नहीं, एक अपराइट पोस्चर होना, ये भी नहीं कि बिल्कुल ही यूँ अकड़ के खड़ा होना, नहीं ऐसे नहीं खड़ा होना, एक अपराइट पोस्चर के साथ एक डिसेंट आपने एक वो पोस्चर मेंटेन करना है। बेसिकली आपने अपने आप का खुद ख्याल रखना है, आपने अपने माइंड को अलर्ट रखना है कि भाई हमारा पोस्चर कहीं गलत तो नहीं हो रहा, तो आप खुद ब खुद सही कर लीजिए और थोड़े से अपने शोल्डर्स को जैसे आपने कहा कि हल्की सी मूवमेंट दे दीजिए, मोबाइल कर लीजिए ताकि आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएं। थैंक यू सो मच हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमें सिखाया भी किस तरह से हम अपने आप को, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। थैंक यू सो मच जनाब। इसी के साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और अब हमारा सेगमेंट शुरू हुआ है, वो सेगमेंट जो आप सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरा मसला हल हो जाता है कि मैं आज खाने में क्या बनाऊं। तो थैंक यू मुनीसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बात है मुनीसा, विंटर्स आप बिल्कुल सही एंजॉय कर रही हैं। आज बड़ा टाइम लगा के ना कर्ल्स, शर्ट्स, पिंक, क्या ये ना बात जो है। बिलाल को नीचे थैंक यू कहूँगी, उसने बड़ी दिल से आज मेरे बाल बनाए, उसने कहा आज मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट बाल बनाऊंगा और बेचारे ने जल्दी जल्दी बस कर्ल्स करे और मैं यहाँ पे आ गई आपके लिए। अरे आप बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से, आपका ड्रेस भी बड़ा प्यारा लग रहा है। वैसे आज मेरा भी आप ड्रेस देखिए, मेरा फेवरेट कलर मैंने आज वेयर किया, अब मैं दिखाऊंगी, बहुत प्यारा सा कलर लग रहा है, मैं दिखाऊंगी। ये देखिए आज मैंने टर्कोइश कलर का पहना हुआ है, ये देखिए ये मैंने पहना है ग्रेस बाय किरण का वार्डरोब है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत वार्डरोब है, बहुत अच्छे डिज़ाइन करती हैं। थैंक यू सो मच किरण, आपने स्पेशली मेरे लिए डिज़ाइन करके भेजे हैं और मज़ीद आगे भी भेजें जो मैं आगे अपने शोज़ में वेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी भी कलेक्शन। शॉर्ट बना रही है, ये देखें, बहुत अच्छा डिसेंट सा लाइट सा काम है, स्लीव्स पे नीचे साइड पे एक बंच दिया हुआ है, बहुत अच्छा डिसेंट सा, विंटर्स में अच्छा लगता है इस तरह के फुल स्लीव, बिल्कुल सिंपल डिसेंट से, और ये कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है आंखों को कलर वाला। तो मुनीज़ा, अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि आपकी भिंडियों से खास दोस्ती है? भिंडियों से बाकी सब्जियां बेचारी दुश्मन है? नहीं नहीं, भिंडियों से सबकी दोस्ती होती है, बाकी सब्जियों से भी, हम मेरी तो बिल्कुल दोस्ती है सब्जियों से लेकिन जो है यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा भिंडियों की फरमाइश आ रही थी और ये वाली जो भिंडी मैं बना रही हूँ मसाला भरी भिंडी,
ये तो मेरे पास शुरू से काफ़ी अरसे से जो है फरमाइश थी और शेख साहब सामने से थम्स अप कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने मुझे इतने टाइम से रेसिपी का कहा हुआ था। तो जो है आज स्पेशली शेख साहब आपके लिए ये बना रही हूँ रेसिपी में, और बिलखुसूस बाकी तमाम मेरे व्यूअर्स हैं उन सब के लिए भी ये रेसिपी है। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी बनने वाली है, थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि यूजुअली हम एक ग्रेवी स्टाइल भिंडी बना रहे होते हैं। लास्ट टाइम दही भिंडी बनाई थी, वो रेसिपी भी आपकी बड़ी सुपर हिट हुई थी मुनीज़ा, सबको बहुत पसंद आई थी और हमारे कॉलर्स ने हमें कॉल करके थैंक्स कहा था, बताया था। मैंने भी अपने घर में ट्राई की थी, बहुत मजे की बनी थी। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? अच्छा, हमने क्या किया कि ये भिंडी ले ली, इसका टॉप और जो है हेड और टेल हम कहते हैं वो हमने कट कर लिया इस तरीके से, और बीच से इसको हमने इस तरह कट करना है, लेकिन पूरा हाफ नहीं करना है। अच्छा, हल्का सा स्लिट करना है, बस स्लिट करना है, दैट्स इट, ताकि हम इसमें इजीली मसाला भर सके इसको। वही तो बड़ी मेहनत का काम है मुनीज़ा। इस तरीके से हमने इसमें मसाला भर लेना है। अच्छा, भिंडी आपने बिल्कुल मेहनत है, लेकिन फिर वो बाद में फ्लेवर्स भी तो हम इंजॉय करते हैं ना इसके। अच्छा, पहले आपने वॉश कर लेना है, इसको ड्राई कर लेना है, उसके बाद आपने इसको कट करना है। ऐसा ना हो कि आप कट करने के बाद वॉश कर रहे हैं, तो जो भिंडी की लेस सारी जो है वो निकल जाती है। अच्छा, साथ हमने क्या किया है, थोड़ी प्याज जो है फाइन चॉप की है, 1 लार्ज टमाटर जो है 2 हमने जो है फाइन चॉप कर लिए, हरा धनिया है हमारे पास। और मसाले मैं बता देती हूँ, हम मसाले क्या कर रहे हैं। आप शुरू भी कर लीजिए, ये भिंडी यहाँ पे मैं थोड़ी सी मदद कर देती हूँ आपको। अच्छा, मसालों के लिए मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे साबुत धनिया ले रही हूँ, साथ में जो है ज़ीरा जा रहा है और जो है थोड़ी सी सौंफ। इन तीनों को जो है हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है, इतना कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाए, थोड़ा सा इसका कलर प्यारा सा गोल्डन हो जाए। उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, इसका मसाला तैयार कर लेंगे पीस के पाउडर फॉर्म में, ठीक है। इसके साथ इसमें जा रही है लाल मिर्च, इसमें जा रहा है पिसा हुआ गरम मसाला, धनिया पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, साथ में इसमें जा रहा है चाट मसाला और आमचूर पाउडर जो इसको बहुत अच्छा सा टेंगी सा फ्लेवर देगा, और थोड़ा सा लेमन जूस से ही हम इसको मिक्स करेंगे इसके मसाले को, और फिर हम भिंडी के अंदर इसको फिल कर करती भी रहना साथ साथ, ठीक है। तो फ्राइंग पैन में ले लेती हूँ। फ्राइंग पैन चाहिए आपको? चले हम इसमें कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं मसालों को। अच्छा भाई, गैस नहीं आ रही हमारी, हम भी कराची में रह रहे हैं, अभी हम ऑन करवाते हैं। नहीं, हम भी कराची वाले, हमने सिलेंडर का इंतजाम करके रखा हुआ है। बिल्कुल, तो हम लोग आजकल सभी के घरों में यही चल रहा है ना कि गैस नहीं है तो सिलेंडर, या जल्दी उठ के खवातीन कर रही हैं। तो सलाम है उन तमाम खवातीन को जो जल्दी अर्ली मॉर्निंग गैस आ रही थी, जल्दी जल्दी उठ के अपनी फैमिली के लिए पका लेती हैं। अच्छा, हम इसमें जो है ये तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना साबुत धनिया डाल रहे हैं, और जो है ज़ीरा जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून, ठीक है। अच्छा, और मैं इस पॉइंट पे कहना भी चाहूँगी कि आप बात कर रहे हैं अगर गैस की, तो बहुत से लोग अपने घरों में गैस पंप लगा रहे हैं ताकि वो गैस सही से आ सके उनके घरों में, तो वो बहुत डेंजरस है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, आप टाइम पे उठें जिस टाइम पे गैस आती है। गैस पंप्स का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो मना किया जा रहा है और वो सेफ़ नहीं है, तो अपनी फैमिली को ख़तरे में मत डालिए प्लीज़। तो बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। और दूसरी बात ये कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दोबारा से बढ़ रहा है, ये वायरस दोबारा से बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो अपने SOPs को फॉलो कीजिए, ख्याल रखिए, और प्लीज़ अगर आपने सैनिटाइज़र लगाया है, सैनिटाइज़र लगाने के बाद चूल्हे के पास मत जाइए, हैंड वॉश कीजिए, हैंड वॉश करके आप किचन में आ जाइए। सैनिटाइजर घर में है तो कोशिश करें ज़्यादातर हाथ ही वॉश करें, या आप कोशिश करें कि ज़्यादा हम हाथ वॉश करने की तरफ जाए बनिस्बत सैनिटाइजर यूज़ करने के। स्पेशली जब असल में होता पता है क्या है मुनीज़ा, जब आप घर में होते हैं ना, मैंने भी रखा हुआ मेरे घर में डाइनिंग टेबल पे, आप एंटर हुए लाउंज में एक सैनिटाइजर है, एक ड्राइंग रूम में है, एक डाइनिंग टेबल पे रखा है, तो बेदहानी में आपको नहीं पता चलता आपने यूज़ किया, आप किचन में आ गए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अवॉइड कीजिए, ध्यान रखिए इस बात का, और ख़ास तौर पर अगर घर में है तो वही मुनीज़ा ने इतनी अच्छी बात की है कि आप जब भी किचन में जाएं आप हैंड वॉश सबसे पहले ही अपना आपको अपनी हैबिट बनानी चाहिए कि आप जब किचन में आए हैं कुछ करने के लिए, सबसे पहले आप हैंड वॉश कीजिए, फिर चूल्हे की तरफ आइए। अच्छा, बच्चों की भी हमें ये आदत डालनी चाहिए वर्दा, कि हम लोग उनको ज़्यादातर बोलें, क्योंकि अब बच्चों को बड़ा मज़ा आ गया सैनिटाइज़र यूज़ करने का ना, तो वो उनको बड़ा अच्छा सा लगता है। और आजकल बड़ी वो छोटी छोटी बॉटल्स आ गए हैं, उसमें कार्टून कैरेक्टर्स बने होते हैं, स्कूल बैग के साथ हैंग हुए होते हैं, तो बच्चे वो कैरेक्टर्स देख के ले रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ उनको भी ये ज़्यादातर रुझान उनका हाथ धोने पे ले जाइए बनिस्बत सैनिटाइजर यूज़। अच्छा, मुझे मसाला बनाइए, इसका कैसे बनाएंगे मसाला? मसाला जो है हमने ये ड्राई रोस्ट करके इसको पहले हम पीस लेंगे, ठीक है। साथ इसमें हम चाट मसाला शामिल कर रहे हैं, आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे, लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल करेंगे, और लेमन जूस इसको मिक्स करके हम इसके अंदर फिल कर लेंगे। सही, तो मैं ये निकाल लूँ, ये हो गया ऑलमोस्ट, आई थिंक ज़्यादा हमें ड्राई रोस्ट करना है। अच्छा जी, ब्रेक का भी वक्त हो गया, इसको ब्रेक में हम ग्राइंड कर लेते हैं, और सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
आइए जी, देखिए आप भी बल्कि आइए हमारी मदद कीजिए। मैं तो सबको पीसीआर से ही बुलाने वाली थी। हम मुनीसा ने हम सबको भिंडियाँ भरने पे लगा दी। देखिए ये देखिए हमारे अहमद, आपने पहले दिन को देखा होगा, ये हमेशा हमारी मदद करते हैं किचन में। थैंक यू सो मच अहमद, हमें सुबह सुबह चाय कॉफ़ी जो भी चाहिए होती है हमें सब ला के देते हैं। किचन में मुनीसा की हेल्प करते हैं हमेशा। बिल्कुल। और देखिए इस तरह ना फैमिली एक साथ देखिए बैठ के मिलके काम करने का इस तरह होता है। तो आप सब बच्चों को भी मिला लें और भिंडियाँ भरने के लिए ना लगा लें कि ताकि आपका काम भी हो जाए, बच्चे इंजॉय भी करेंगे। शेख साहब आपने भी खाना है ना, शेख साहब आ जाए, भिंडियाँ भरें आप भी। कैमरा छोड़ दें। छोड़ दें। ये शेख साहब की फरमाइश थी कि आपने ये भरी हुई भिंडी बनानी है। तो शेख साहब आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लें, आप भी शहीदों में नाम लिखवा लें। नहीं, शेख साहब सिर्फ खाएंगे उनका काम नहीं करेंगे। अच्छा, हम इसकी ग्रेवी भी साथ साथ बना रहे हैं। ऑयल ले लिया मुनीसा। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए जब हम इस तरह से काम कर रहे होते हैं, आप सर्दियों में स्पेशली हमें मज़ा आता है। बिल्कुल। हम जब चने और इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं ना, कि मकई, ये बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं, ख़ासतौर पे उस वक्त जब बहुत ज़्यादा ठंड हो। जैसे हम यहाँ पे खुद मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही कैमरे की आंख ने पकड़ा है हमारे फेमस क्रिकेटर वहाब रियाज को खुद मकई भूनते हुए। तो भाई ऐसी जगहों पे तो रश लग जाना चाहिए। वहाब रियाज खुद चने भून रहे हैं और दे रहे हैं। चने कितने महंगे हो गए होंगे, आपको वीडियो दिखाते हैं। हेलो कितने की आपका नंबर है क्या? 0345 बस आ जाइए, तुम्हारा काम। थोड़ी सी बस वीडियो बना दीजिए। वेरी नाइस, जबरदस्त। और अच्छा, ये जो मकई होती है, चने होते हैं, इससे हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई होती है ना। जब भी हम ये देखते हैं बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो एक हमारे बचपन में आते थे, वो टन 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 करते हुए और हम फौरन बाहर निकल के भागते और लेते थे। अच्छा, पहले तो थी कि कितनी पहले महंगाई तो थी नहीं, कितनी सस्ती होती थी। एक से 2 रुपए में इतनी सारी मिल जाती थी और वो भी हमसे खत्म नहीं हो रही होती थी। अब तो हमें लेनी पड़ती है 20 रुपए की, 50 रुपए की, इस तरह से हम खाते हैं, बच्चे भी इंजॉय करते। अच्छा, वैसे डाइट में अक्सर लोग जो होते हैं ना, वो चने खा रहे होते हैं, हमें नहीं खाना, तो वो ये भुनी हुई मकई खाते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि पूरे 50-50 रुपए के, 100 रुपए के पूरे पैक्स लिए हुए होते हैं और चलते फिरते मकई खा रहे होते हैं। मकई होते हैं, चने ले रहे होते हैं, चने होते हैं। और अच्छा, बहुत हेल्दी जो चने भून के देते हैं ना मकई के साथ मिक्स करके, मुझे वो बड़े पसंद है। हाँ बिल्कुल, मैं स्पेशली डलवाती हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, हमने क्या किया, 1 लार्ज प्याज जो है हमने ऑयल में हल्का सा इसको गोल्डन कर लेंगे। ये जो हमने भिंडी फिल करी है इसको शैलो फ्राई करेंगे, ऑयल लेके इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसका मसाला हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ऑयल लिया, इसमें 1 लार्ज प्याज ली, इसको लाइट गोल्डन करा है। अब हम इसमें जो हमने टमाटर थे जो हमने काटे हैं वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। साथ इसमें तमाम मसाले जाएंगे, जैसे कि लाल मिर्च हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया जीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा चाट मसाला डाल रहे हैं थोड़ी चटपटी फ्लेवर के लिए। चाट मसाला से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। 1 टेबलस्पून, हल्दी जारी है 1/2 टीस्पून और सॉल्ट आप हस्बे जायका शामिल करेंगे इसके अंदर। और ये हमारा मसाला जो है वो तैयार हो रहा है। और साथ ही हम जो है भिंडी भी फ्राई कर लेते हैं। वरदा आप आ जाए, भिंडी फ्राई करने मसाले को मैं देख लेती हूँ। अच्छा है। मुनीसा, ये जो आप मुझे दोबारा से रिपीट कर दीजिए, ये भिंडी भरने के लिए जो मसाला बनाया है आपने, उसमें आपने नमक शामिल किया है? बिल्कुल, मैंने नमक शामिल करा था इसके अंदर, इसलिए आपने इसमें नमक कम डाला है? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो हमने नमक उसमें भी शामिल और करा मसाला था। रिपीट कर दीजिए कि आपने क्या किया, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है वो देख लें। अच्छा, मसाले के लिए मैंने क्या किया कि मैंने 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून जो है सौंफ, इन तीनों को ड्राई रोस्ट कर लिया, यानी कि भून लिया। उसके बाद मैंने इसको पीस लिया। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून चाट मसाला शामिल करा है, 1 टीस्पून काला नमक शामिल करा है, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर शामिल करा है और तकरीबन इतना लेमन जूस ऐड करना है कि थोड़ा सा जो है ये हमारा अच्छे से सॉलिड फॉर्म में आ जाए, हाँ, बेस बन जाए। ठीक है, उसके बाद हमने इसको भिंडी के अंदर कट लगा के और फिल कर लिया है इस तरीके से। अब हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें ये तमाम भिंडियाँ जो हमने मसाला भरी हैं ये हम फ्राई कर लेंगे। शैलो ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है आपने, ज़्यादा थोड़ा सा ही ऑयल लिया है, क्योंकि फिर वो देखिए मसाला थोड़ा इसमें से निकलता भी है हमारा,
तो इतना ऑयल लिया है कि जो हम अपने इस ग्रेवी भिंडी में में, शामिल शामिल कर सके बाद में, ठीक है। सही। तो ये हम तमाम भिंडियाँ जो है इसमें हम शामिल कर रहे हैं, इसको फ्राई कर लेंगे। बड़ा अच्छा सा इसका मज़े का फ्लेवर आता है और एक जैसी भिंडी बना के ना बोर हो जाते, तो आप थोड़ा डिफरेंट ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। बिल्कुल मज़े की बनी, क्योंकि हम सबकी मेहनत लगी है इसमें ब्रेक में जो आपने हमसे काम करवाया है, तो ये वाकई सबके हाथ लगे हैं, सबके हाथ का जायका आएगा अब ये इसमें। बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनने वाली है, देखिएगा क्योंकि सबके हाथ का फ्लेवर है इसके अंदर। और अगर फ्लेवर ख़राब हो तो फिर ये भी समझ लिएगा कि बाकी सबका लगा नहीं, ये बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही। और आप लोग हमें कॉल करके अपनी फरमाइशें भी कर सकते हैं, हम आपकी फरमाइशों पे भी बनाएंगे इंशाल्लाह, और जो आती हैं वो भी हम इंक्लूड करते हैं अपने उसमें रेसिपीज़ में, ठीक है। अच्छा, ये आप वेट करेंगे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं? सॉफ्ट हो जाए, अच्छा। ठीक है। ये फ्राई हो जाएगी, ये हमारा बेस तैयार हो रहा है ग्रेवी का। फ्राई करके हम ये इसमें शामिल कर अच्छा, देंगे। दही इसमें ऐड नहीं करेंगे अभी? दही जो है मैंने जो है इसमें शामिल अभी नहीं कर रहे हम ना। अच्छा। दही मैंने रायते के लिए रखी थी, हम एक मज़े अच्छा, का रायता भी रायते हमने के कहा लिए। आपको बताएंगे इसके अरे साथ, वाह। क्योंकि भिंडी हो, साथ में दही का अच्छा सा रायता हो, साथ में सलाद हो और चपाती हो घर की, मज़ा ही आ जाएगा ना। अब आपने आज ही ये बनाना है जाके, ठीक है। अब जाए, अब जो खवातीन है वो जल्दी सी रेसिपी देख के भिंडियाँ खरीदने जाए। भिंडियाँ खरीद लें आप लोग जाके, आज या बनाएं भरी हुई भिंडी। अच्छा, मसाला इतनी देर में भिंडी। मैं आपको रायता भी बता देती हूँ, ठीक है। हमने जो है वो दही लेना है, दही के अंदर जो है हम चाट मसाला शामिल करेंगे। थोड़ा डिफरेंट रायता बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। इसको हम बघारा हुआ रायता जो है वो बनाएंगे, तो ये भिंडी के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। दही अच्छा, भगार लगा हुआ रायता बनाएंगी आप? जी, वो इतना मज़े का लगता है इसके साथ, तो हमने कहा आज आपको थोड़ा डिफरेंट रायता भी बताया जाए, ठीक है। इसके अंदर भी हम थोड़ा चाट मसाला शामिल कर रहे हैं, ठीक है। 1 टेबलस्पून जितना काला नमक जा रहा है, हाफ़ टी स्पून जितना, और सॉल्ट जा रहा है हाफ़ टी स्पून। आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब क्या करेंगे हम कि हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे एक फ्राइंग पैन में, उसमें लहसुन जो है हम बारीक काट के वो शामिल करेंगे, ज़ीरा शामिल करेंगे और कड़ी पत्ता, इन तीनों का हम इसको बघार दे देंगे। सही, वो हम बघार देते हुए हम दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को। मुनीसा बिल्कुल। जल्दी नहीं फ्री कर रहे, अभी भिंडी बनाए हमें खानी है। तो जनाब, इस वक्त वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग, क्योंकि इस ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी डर्मेटोलॉजिस्ट नाजिया शकील और हम बात करेंगे फेस लिफ्टिंग पे। तो से कीप वॉचिंग मुस्कुराती मॉर्निंग। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिया शकील, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और अपना खुद का क्लिनिक है इनका स्किन स्टेशन के नाम से। वेलकम टू द शो नाजिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। अच्छा नाजिया, आप ये बताइए कि स्किन लिफ्टिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना मैं चाहूँगी कि क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से हमारी स्किन सैग हो जाती है। देखिए, अर्ली 20s या अर्ली 30s की जो एज होती है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अब ऑब्वियसली अगर मैं औरतों की बात करूं तो औरतों का ये होता है कि ऑब्वियसली जब प्रेगनेंसी होती है उनका वेट गेन होता है, तो ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है तो उसकी वजह से, और फिर जब वो वापस अपने उस नॉर्मल पोजीशन पे आती हैं, नॉर्मल वेट पे आती हैं, तो उस वक्त उनकी स्किन सैग हो जाती है। अच्छा, अब उसके ज़ाहिर सी बात है, कुछ जो होती हैं लड़कियां, उनकी स्किन ड्राई होती है तो वो उसको हाइड्रेट नहीं करती, मॉइस्चराइज़ नहीं करती प्रॉपर्ली। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है मॉइस्चराइज़ करने का, और हमारे ये कॉन्सेप्ट भी नहीं कि हम सन ब्लॉक लगाएं। सो ये 2-3-4 रीज़न्स है। एक तो हमारा खाना, ठीक है, हमारे खाने में अगर ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी हो तो वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट आपके फेस के ऊपर एक तो ग्लो लेकर आता है, दूसरा ये कि आपको रिंकल्स, आपकी एजिंग को लेसन करता है। तो खाने पीने में भी हमें इस तरह की चीज़ें, हमें विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स ऑब्वियसली, फ्रूट्स आजकल तो वैसे इतना सीज़न है ऑरेंज का, ऑरेंज है या अनार है या कीवी है, दीज आर ऑल सिट्रस फ्रूट्स। और जैसे हमारी गर्मियों में बेरीज आती हैं, so, हमारे माशाल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि हर मौसम के हिसाब से हमें हर फल हमारे पास, और हमारा तो ऑर्गेनिक फूड होता है, तो ये सबसे अच्छा पार्ट होता है। दूसरा, मैं बहुत सारे पेशेंट्स को, अच्छा ये भी एक मिथ है कि सर्दियां हैं तो सन ब्लॉक नहीं लगाना है, धूप ही नहीं है सन ब्लॉक क्यों लगाना है? धूप तो है मतलब लोगों को मिथ है, लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि धूप नहीं है।
तो मैं उनको ये समझा रही थी कि देखिए रेस तो अपनी जगह पर आ रही है, इट्स जस्ट नॉट हर्टिंग यू, आपको लग नहीं रही है, गर्मी वाला चक्कर नहीं होता, बट एटलीस्ट आपको वो रेस तो अपनी जगह पर आपकी स्किन को डैमेज कर रही होती है। सो सनब्लॉक आप ज़रूर अप्लाई करो, उसका भी एक रीज़न होता है सैग स्किन का। दूसरा, अगर हाइड्रेशन ना करें, ठीक है, आजकल इतने सारे मॉइस्चराइज़ करें, मॉइस्चराइजिंग लोशंस इस तरह के आए हैं जिसमें HA का वो वेरिएंट डला हुआ है, विटामिन C के सिरम्स आए हुए हैं, विटामिन C हम अप्लाई कर सकते हैं एज एन क्रीम भी और सिरम्स भी। लेकिन नाज़िया इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए सूटेबल है? नीड टू कम फॉर द एग्जैक्टली, विटामिन C के सिरम्स अगर आप एक रैक पे देखें तो 36,000 मैं कहूँगी कि यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा एक रैक भरा हुआ होता है। बिल्कुल, मल्टीपल ब्रांड्स। लेकिन इसमें मैं एक देखिए कंसल्टेशन तो ऑब्वियसली ज़रूरी होती है डॉक्टर की, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगी कि जैसे विटामिन C के जो सिरम्स होते हैं, सिरम्स की कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है और उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती है इन कंपैरेटिव टू द क्रीम्स। तो जो क्रीम्स होती हैं वो ड्राई स्किन के लिए होती हैं और सिरम्स जो होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए होते हैं। तो डिपेंड करता है वेदर के हिसाब से भी हम चेंज कर देते हैं पेशेंट्स का। अगर जैसे वो गर्मी में आ रहे हैं तो हम उसको चेंज कर देंगे, अगर सर्दी में आ रहे हैं तो वी विल प्रिस्क्राइब देम क्रीम्स, इस तरह की चीज़ें। दूसरी hyaluronic एसिड है जो क्रीम्स में भी होता है, इस तरह के एंटी एजिंग क्रीम्स के अंदर इस तरह की चीज़ें डली हुई होती है, HA भी डला हुआ होता है और विटामिन C भी डला हुआ होता है, आर्बिटन भी डला हुआ होता है। तो ये जब सब चीज़ें डली हुई होती हैं वो ऑब्वियसली वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। और अगर देखें अच्छा ब्रांड आप यूज़ करते हैं, अच्छी चीज़ आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन कभी भी ख़राब नहीं होती। अच्छा डॉक्टर नाज़िया, ये बताएं कि एक तो आपने बताया कि हम अपना ख्याल नहीं रखते, हम अपनी स्किन को हाइड्रेट नहीं रखते, मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते, इसके अलावा क्या ये भी तरीका है कि अगर हम क्रीम लगा रहे होते हैं अपने फेस, तो हम ऐसे विदाउट एनी कि आपको कहते हैं फेस लिफ्ट अप की तरफ प्रॉपर एक स्टेप्स होते हैं क्रीम लोशन लगाने के, अगर आपने फेस को मॉइस्चराइज भी कर रहे हैं, आपने जी यूं 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 लगा ली स्किन, प्रॉपर आप लिफ्टिंग प्रोसेस में करें, है ना? ये इसकी स्टेप्स आप बताएंगी प्लीज, क्योंकि ये भी प्रॉपर एक बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रहे हैं लेकिन अच्छी तरीके से नहीं कर रहे, ऐसे ही जी हाथ में रब करके आपने लगा लिया, फायदा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े से स्टेप्स आप बताएंगे। देखिए जैसे अब आपने अगर आईज के ऊपर लगाना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, ऑब्वियसली ज़्यादातर रिंकल्स हमारे यहाँ क्रोज फीट पे आ जाते हैं, तो नॉर्मली जो लोग करते हैं मॉइस्चराइज यूँ हाथ में लिया जैसे आप बता रहे हो, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो मैं उनको हमेशा ये गाइड करती हूँ कि अगर आई पे भी लगाना है तो आपने यहाँ लगाना है और प्रॉपर तरीके से आई का एक सर्कुलर मसाज करना है, ठीक है ना, ताकि आपकी ये जो रिंकल्स हैं। और इसके लिए कहते हैं कि आपने रिंग फिंगर यूज़ करनी है अगर आप अपनी आईज का मसाज कर रहे हैं। जैसे आपने ये 2 फिंगर्स आपने यूज़ किए एंड देन यू जस्ट रोटेट इन अ सर्कुलर मोशन for your eyes and obviously the lifting process, ये इस तरह करके आप अपने फेस को आपको अपनी चीक्स को ऊपर की तरफ करके और लगाना चाहिए, सेम लाइक अ फेशियल प्रोसेस। अगर आप फेशियल के लिए जाते हैं तो आपने देखते हैं कि 5 मिनट का ज़्यादा नहीं, 5 मिनट्स का मसाज आप कर ले and that's it, nothing else to do। और ज़रूरी है कि नेक तक करें, हाँ, सिर्फ चिन तक नहीं। आपका चेहरा चिन तक नहीं होता, आपका चेहरा यहाँ तक होता है, नेक तक होता है। वो यही बात है कि लोग जो है लगाते भी सब कुछ अपने सिर्फ फेस पे लगा रहे होते हैं, बाकी कोई पार्ट उनके लिए एज सच इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा होता। नहीं, वो तवज्जो नहीं देते इस बात नेक के ऊपर कि नेक तो सही, बस ये चीज़ क्लियर हो जाए, फेस क्लियर हो जाए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक पे भी स्किन अक्सर सैग हो जाती है या यहाँ पे बल पड़ जाते हैं, तो उसका क्या रीज़न होता है? वो भी यही होती है कि सेम रीजन है कि वही अगर आपका ओबेस हो गए हैं, अगर आपका वेट गेन हो गया और वेट आपका लूज़ हुआ तो उस लूजनिंग की वजह से भी हो जाता है। दूसरा फिर यही इस तरह की चीज़ें होती हैं कि अगर ड्राइनेस है मॉइस्चराइज करें, इन सब चीज़ों की यही वजह होती है। बाकी आप हाइड्रेट भी करें, आप सनब्लॉक्स यहाँ भी लगाएं, ज़ाहिर सी वजह से फेस पे ना लगाएं, पूरे फेस आप नेक तक कवर तो करना जब होता आप है। मॉइस्चराइज कर रहे हैं तो आप नेक पे भी करें, और अगर आप सिरम्स लगा रहे हैं, विटामिन C के सिरम्स लगा रहे हैं तो भी आप यहाँ भी लगाएं, क्योंकि यहाँ की नेक लाइन्स अगर बन जाती है तो वो दैट लुक्स आल्सो वेरी बैड, फिर टू टोन अलग से नजर आती है। ये बिल्कुल सही है, स्किन अच्छी लग रही है, ग्लो आ रहा है, और नेक पे आपकी डलनेस आ रही है, फिर कहते हैं मेकअप किया हुआ है, नेक पे मेकअप नहीं किया। सही बात है। अच्छा नाज़िया, इसकी ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, किस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं? देखिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आजकल तो कॉस्मेटोलॉजी में इतनी सारी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। पहले तो देखें हमने बता दिया कि जी सनब्लॉक एंड क्रीम्स एंड ये सब कुछ लगाया। सेकेंडली हमारे पास फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, ठीक है। बोटॉक्स इज़ मोस्टली फॉर रिंकल्स, और फिलर हमारे फिलिंग गैप्स को भरते हैं, ठीक है। जो हमारी लाफ लाइंस आ जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस ऑफ द लाफ लाइंस,
या हमारी नेक पे लाइंस आ जाती हैं, उसके लिए हम फिलर्स लगा रहे होते हैं। तो ये आपका कोलाजन ब्रेक कर जाता है, इस वजह से आपके बिल्कुल। देखें होता क्या है कि गैप आ जैसे जाता जैसे है। हम एज करते जाते हैं, जैसे हम नॉर्मली पेशेंट्स को बोलते हैं कि 30 के बाद आपने ना एंटी एजिंग क्रीम्स लगाना शुरू करनी है, और आजकल तो इस तरह की टैबलेट्स आई हुई हैं, ऐसे कोलेजन के ड्रिंक्स आई हुई हैं जो आपके कोलेजन को इन्हांस करती हैं। तो जैसे जैसे आप एज करते हो, आपका जो फैट होता है वो लूज होकर नीचे की तरफ आना शुरू होता है, तभी वो सैगिंग होना शुरू हो जाती है। मतलब नेचुरल भी एक प्रोसेस है ना, ग्रेविटी के थ्रू आपकी नीचे ऑटोमेटिकली हमारी स्किन जाती है एज के तो साथ हम साथ। क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे जैसे अब मैंने आपको फिलर्स और बोटॉक्स का बताया। नाज़िम, मैं आपसे मजीद बात करूंगी, फिलर्स बोटॉक्स के बारे में ही पूछूंगी और इसके प्रोसीजर्स भी पूछूंगी, किसके लिए कौन सा सूटेबल रहता है। लेकिन इस पर एक ब्रेक का वक्त हो गया, मुझे ब्रेक पे जाना है। जनाब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नाजिया से फेस लिफ्टिंग के बारे में। तो नाजिया, ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रही थी कि हम बोटॉक्स करते हैं, फिलर्स ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं, थ्रेड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए वही तो मैं बताना चाह रही थी कि आजकल इतने सारे प्रोसीजर्स हैं, उसके लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से पेशेंट के ऊपर कौन सी चीज़ आपको यूज़ करनी है। अब जैसे रिंकल्स आ रहे हैं तो उसके लिए मशीन्स भी बहुत सारे आते हैं। अब और दूसरा बोटॉक्स तो है ही, दैट इज़ ऑब्वियसली बहुत ओल्ड है और बहुत अच्छा है और फॉरन इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं बोटॉक्स से। बोटॉक्स से। उसके साइड इफेक्ट्स भी तो है ना बोटॉक्स के? देखिए ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आप मैक्सिमम ब्रूजिंग हो जाती है, और अगर इफ़ यू आर गोइंग टू अ प्रोफेशनल जो प्रॉपर उसको सब पता है, पूरी एनाटमी पता है, सब कुछ पता है, द डॉक्टर इज़ वेल ट्रेन्ड, तो कोई गड़बड़ नहीं होती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गड़बड़ हो, बिकॉज इट्स वेरी प्रोफेशनली आपको पता होता है कि ये यहाँ इतने पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स पे आपको बोटॉक्स लगाना है, दैट्स इट। वंस इन कोई थाउजेंड्स में कोई एक केस रेयर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए तो दैट इज़ इट, बट अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता। अब जैसे फिलर्स हैं, अब आजकल फिलर्स की भी डिफरेंट वैरायटीज़ आई हुई हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आई फिलर पे कौन सा फिलर लगता है, उसके टाइप्स हैं, डिफरेंट है। लिप पे अलग लग रहा होता है, सॉफ्ट लग रहा होता है, आई पे बेसिक लग रहा होता है। डिपेंड कि आई पार्ट तो आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ना, यहाँ पे लगाना है। यूजुअली आपके जब क्रोज फीट बनते हैं तभी आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन शुरू हो जाती है। आपको एक दिन वन फाइन डे सुबह उठते हो आपको लगता है ओह माय गॉड वी आर एजिंग हाँ, हमारे पास इतने सारे रिंकल्स आ गए। सो दिस इज़ द रीज़न बेसिकली। जैसे मैं बहुत सारे पेशेंट्स को आई फिलर्स भी लगा रही होती हूँ, तो आई फिलर इज़ अ वेरी टेक्निकल प्रोसीजर, बट वी यूज़ कैनोलास फॉर दैट। हम कैनोला यूज़ करते हैं, जब कैनोला यूज़ करते हैं तो उसमें कोई ब्रूजिंग नहीं होती। अच्छा, तो ये भी प्रॉपर एक मुझे तो हाँ, सुन के कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट्स, बिकॉज अगर देखें अगर आप नॉर्मल नीडल्स को आप यहाँ अगर लगाना शुरू कर दें तो दैट विल कॉज ब्रूजिंग। अच्छा, क्योंकि इतनी सेंसिटिव एरिया होता है, तो हमारे बहुत आई का जो sensitive पार्ट area है होता है वो भाई। बहुत सेंसिटिव होता है। फिर जब यहाँ हम नेज़ोलेबियल फोल्ड्स पे हम फिलर्स लगा रहे हैं तो उसकी टेक्निक भी अलग होती है। जॉ लाइन पे फिलर्स लग रहे होते हैं, जिससे पेशेंट्स हमारे पास बहुत यहाँ सारे ज़्यादातर आते हैं। आपकी स्किन सैगी हो जाती है, सैगी हो गई, या पेशेंट्स चाह रहे होते हैं कि जैसे हमें वेरी शार्प जॉ लाइन चाहिए व्हेन दे आर। इसकी तो हाइफू भी किया जाता है ना, कि आपको आपका फेस को देखिए पतला दिखाने के लिए। हाइफू इज हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड, इट्स अ मशीन which enhances your collagen, आपके कोलेजन को भी enhance करती है, उसको भी कोलेजन को भी enhance करता है, और जॉ लाइन को भी डिफाइन करता है, आपकी नेक और फैट को रिड्यूस करता है। जो एक्सेस फैट होता है उसकी लाइक डबल चिन है, या बाज लोगों का फेस होता है थोड़ा सा फूला फूला होता है यहाँ से ना, उनका जैसे फैट ज़्यादा है, उनका डिपोजिशन ज़्यादा है, तो हम उसको उसके ऊपर हम हाइफू कर रहे होते हैं। और जैसे नेक पे अगर बहुत ज़्यादा है तो नेक पे हम पहले लिपोलिटिक लगाते हैं और फिर हाइफू कर देते हैं, तो ये बिल्कुल अटैच हो जाती है वापस से उसके ऊपर। कुछ पिक्चर्स भी हैं हमारे पास, मैं चाहूँगी कि हम वो दिखाएं और उनके बारे में बात करें। मुनीज़ा बड़े ध्यान से सुन रही है इतनी देर से। मुनीज़ा, क्या इरादा है, क्या करवाना है? नहीं, आप बताइए, कुछ करवाने की जरूरत है? आप इतनी प्यारी हो माशाल्लाह। अभी ज़रूरत नहीं है, आगे चल के पढ़ सकती है। हाँ, दोनों साथ जाएंगे दोस्त डर है। क्योंकि मुझे भी सुन के जरा कुछ अजीब सा हो रहा है, जैसे इंजेक्शन में तो अच्छा मुझे फोबिया है, मैं इंजेक्शन से बहुत डरती हूँ। अच्छा जी, पिक्चर्स आ गई हैं, आइए हम देखते भी हैं। चलें जी, ये इस पे तो देखें कितना वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है भाई। वही मैं कह रही हूँ कि देखें अब आप इसमें जो है ना, इन्होंने फिलर्स लगाए हुए हैं। अच्छा, ये फिलर्स ये देखिए नेज़ोलेबियल फोर्स जो इस पिक्चर में है
ये विजिबल आपको नेज़ोलेबियल फोल्ड्स दिख रहे हैं। सही। तो इस पे इन्होंने बोटॉक्स फिलर्स दोनों किए हुए हैं। अगर आप देखें कि बोटॉक्स इन्होंने फॉरहेड पे किया हुआ है और क्रोज फीट पे किया हुआ है और फेस पे इन्होंने फिलर्स लगाए हुए हैं। तो उसका जो रिजल्ट है वो कितना ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है। आप सब तकरीबन 10 इयर्स यंगर लगते हैं। यंगर लगते हैं अगर आप फिलर्स बोटॉक्स कराएं तो इंस्टेंट रिजल्ट है। तो जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे अब आप हैं, अब आप अगर इंजेक्शन फ्रीक हैं, ठीक है, एंड द पेशेंट सेज कि नहीं मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, मुझे कुछ और करके दे, तो देन वी हैव हाइफू। फिर हम ये इस वाले मशीन्स पे जाते हैं, या हमारे पास CO2 लेज़र है, वो भी टाइटनिंग करता है, स्कारलेट है, RF नीडलिंग, वो भी टाइटनिंग करती है हमारे फेस पे। तो हाइफो अगर हम करवाते हैं तो उससे भी आपका बोटॉक्स और फिलर का ही काम करता है वो? हाँ, लेकिन वो स्लो है, उसका जो रिजल्ट है वो स्लो है। सिटिंग ज़्यादा लेनी पड़ती है उसके लिए? उसकी 2 सिटिंग्स होती हैं, 2 to 3 मंथ्स अपार्ट हम करते हैं, और डिपेंडिंग आपको कितने शॉट्स चाहिए ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको शॉट्स कितने देने हैं। लेकिन 2 सेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। बट व्हाट इट डज, एक तो ये लंबा ट्रीटमेंट है, मतलब लाइक लंबा चलता है, लास्टिंग उसकी ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू फिलर्स एंड बोटॉक्स। अच्छा, इट्स बेटर। बट इसके बेनिफिट्स अलग हैं। यू गेट इंस्टेंट रिजल्ट्स, उसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता, आपको स्लो एंड ग्रेजुअल रिजल्ट मिलता है, बट वो फिर लॉन्ग लास्टिंग है। सही। अच्छा, ये देखिए इनकी चिन, जो हम चिन की बात कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए अब जैसे इनकी डबल चिन है, तो अब इसके ऊपर इन्होंने लिपोलिटिक इंजेक्शंस लगाए होंगे और फिर हाइफू किया। तो अब डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना मोटा है, उसका फेस कितना मोटा है, कितनी ज़्यादा फैट डिपॉजिशन है, उसके हिसाब से हम सेशंस डिसाइड कर रहे होते हैं। और फिर 2-3 सेशंस में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, और फिर एंड में आप लास्ट में आप हाइफो कर दें तो नेक बिल्कुल ज्वाइन हो जाती है। सही, आप देखें ना, इसमें बिल्कुल फर्क लग रहा है। ठीक, अगली पिक्चर दिखाएं प्लीज़। ये देखें, इसमें भी सेम यही देखें। इसमें जो है ये जो पेशेंट हैं इनकी डबल चिन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसमें सेशन ज़्यादा लगे होंगे। इनकी सैग होती हुई भी नज़र आ रही है ना। अच्छा, इसमें अब हम थ्रेड्स भी लगा सकते हैं। ये जो आप थ्रेड्स के बारे में पूछ रही थी, इसमें हम थ्रेड्स भी लगा सकते हैं, बिकॉज अगर ये जो पेशेंट की एज है, शी मस्ट बी 42, ठीक है, 40s आफ्टर 40s की वाले हैं। तो इसमें जब हम थ्रेड्स लगाते हैं तो ये भी क्या करता है, थ्रेड भी कोलेजन एनहांस करता है और आपकी स्किन को टाइट कर देता है, जो सैग हो गई है उसको टाइट कर देता है, और वो भी लॉन्ग लास्टिंग होता है, और ये भी इंस्टेंट रिजल्ट होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही। एक तो 2-3 ट्रीटमेंट्स इसके ऊपर होंगे, सिर्फ एक ट्रीटमेंट सिर्फ थ्रेड्स नहीं इनकी बहुत ज़्यादा स्किन सैग हुई हुई है, और तो हम मिक्स ट्रीटमेंट करेंगे इनके ऊपर, कि लिपोलिटिक भी लगा दिया और आपने थ्रेड भी लगा दिया, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। ये देखिए, यस, तो दिस इज ऑल्सो यही है कि इसमें भी उन्होंने यही ट्रीटमेंट्स किए हुए हैं कि इसको शेप किया हुआ है पूरी जॉ लाइन के लिए आप फिलर्स लगाएं, अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, मतलब इंस्टेंट। अभी तो आपने लगाया और फौरन आपने पिक्चर खींची एंड यू हैव द रिजल्ट इन योर हैंड। और ये देखिए इसमें, अब जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ है कि शी इज़ अ एजेड पेशेंट एंड शी हैज़, ये जो फैट डिपॉजिशन की अभी बात कर रहे थे ना, फैट नीचे आ गया है, तो ये यहाँ से सैग हो गई। आप इसको थ्रेड से आप लिफ्ट कर सकते हैं, जैसे एरोज जा रहे हैं, आपने 2 थ्रेड्स अगर यहाँ डाल दिए तो ये पूरा वापस जो है फेस लिफ्ट हो जाएगा। अब डिपेंडिंग कि पेशेंट की एज क्या है और स्किन टाइप क्या है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितने थ्रेड्स डालने, 2 डालने, 4 डालने, 6 डालने, डिपेंड। और ये थ्रेड की लास्टिंग कितनी होती है? थ्रेड डिपेंड करता है, PDOs थ्रेड्स भी आते हैं, PCL भी आते हैं। PDOs 6 से 8 महीने रहते हैं, PCL 2 years तक। अच्छा, तो डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या डिमांड कर रहा है, और फिर कॉस्ट पे भी डिपेंड करता होगा। वैसे फेस लिफ्टिंग की कॉस्ट एक आइडिया बता सकती हैं कितनी तक होती है? देखें, एक्सपेंसिव होती है, ऐसा नहीं है। 30-40,000 फिलर्स जो होते हैं वो तकरीबन 25 to 30,000 पर फिलर होता है, पर फिलर। अच्छा, सो इट डिपेंड्स 2 फिलर्स कितनी ज़रूरत है, डिमांड क्या है? it's a luxury, it's not your need but it's a luxury. So obviously जब आपको लग्जरी के लिए जाना है तो आपको कुछ ना कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा, हसीन दिखना इतना आसान काम नहीं। और हाइफू भी मैं ये बोलती हूँ कि जो अच्छे हाइफू मशीन्स हैं उनके रिजल्ट्स दे आर अमेजिंग सीरियसली, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आप उनके पास मशीन्स कौन से। तो मैं लोगों को ये एडवाइस दूंगी कि प्लीज़
थोड़ी सी स्टडी करके जाएं आप। हम हमेशा अपने शो में ये कहते हैं कि आप स्टडी करके जाएं, आप ध्यान से जाएं कि आप किसके पास जा रही हैं। आजकल अनफॉर्चुनेटली इतने क्लिनिक्स खुल गए हैं, आपको हर गली के कोने पे क्लिनिक मिलता है। फिर यही है कि आप अपनी स्किन का बेड़ा अगर करवा के आ जाते हैं, फिर बाद में बैठ के रो रहे होते हैं कि हम कहाँ जाएं। तो जनाब एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद कंटिन्यू करेंगे। हम डॉक्टर नाजिया के साथ फेस लिफ्टिंग की बात करेंगे। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और हम बात कर रहे थे हाइफू ट्रीटमेंट की। जी, तो आप बताइए कि हाइफू ट्रीटमेंट और इसके अलावा भी आप जो मल्टीपल ट्रीटमेंट्स की बात कर रही थी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, और क्योंकि हम ये अक्सर डरते हैं सोच के, एटलीस्ट मुझे ये होता है कि एक दफ़ा करा लिया तो बार बार कराना पड़ता है आपको। देखिए हाइफू मैंने बताया ना कि वो लॉन्गर ट्रीटमेंट है, कि लंबा चलता है, 1.5-2 साल आराम से, 1.5 साल तो आराम से पेशेंट निकाल लेते हैं। यस, उसको निकाल लेता है। अब जैसे आपने बोला ना कि जैसे आप कोई पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं कि जी इंजेक्शन हमें नहीं लगाना, आप बस कुछ मशीन का ट्रीटमेंट कर दें, कुछ मशीन का ट्रीटमेंट कर दें। तो मशीन के लिए हम स्कारलेट भी यूज़ करते हैं। स्कारलेट इज़ RF नीडलिंग, और ये हाइफू करते हैं। हाइफू इज़ हाई फोकस इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड। वो आपके कोलेजन को इन्हांस कर रहा होता है, और आपके शॉट्स होते हैं उसमें। वो शॉट्स का आपको डॉक्टर को पता होना चाहिए कि कितने शॉट्स इस पेशेंट को देने हैं। ज़्यादा देंगे तो भी बुरा है, ऑब्वियसली कम देंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और फिर हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं शॉट्स को। जैसे 500 शॉट्स या 800 शॉट्स हमने दे दिए, फिर उसके बाद हमने 400 शॉट्स बाद में दे दिए एक और सेशन में, तो द पेशेंट गेट्स अ गुड रिजल्ट। अच्छा, तो इससे कोई स्वेलिंग या रेडनेस, कोई रैश, साइड इफेक्ट्स? देखिए वैसे नॉर्मली तो नहीं होता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपने शॉट्स दे दिए तो रेडनेस और स्वेलिंग हो सकती है, और नर्व में भी प्रॉब्लम हो जाता है। सो यू शुड बी नोइंग द पॉइंट्स कि कहाँ आपको कुछ रेड एरियाज़ होते हैं जो हमें पता होता है कि जी यहाँ से नर्व्स जा रही हैं। So these are the crossed lines कि we are not going to apply the HIFU machine on that area। जैसे ये वाला एरिया है हमारा, यहाँ नर्व जा रही हैं तो इस पे हम नहीं करते, या यहाँ बीच का एरिया होता है यहाँ नहीं कर रहे होते। तो कुछ एरियाज़ हैं जो हमें पता होता है कि यहाँ नहीं करना आपने, ठीक है। तो वो हम वो एक ट्रेंड जो एस्थेटिशियन होता है या ट्रेंड डॉक्टर होता है उसको ये बात पता होती है, तो कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। सही। अच्छा, मुझे यही बताइए कि जैसे हम बहुत ज़्यादा जब बोटॉक्स और फिलर्स करवा लेते हैं तो आपकी फेस के थोड़े से फीचर्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। देखिए बात ये है कि स्माइल करने, यू कैन नॉट लाफ, दिस इज आल्सो अ डिफरेंट थिंग। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फिलर्स लगा देते हैं। देखिए अगर आपको 2 की नीड है तो आप 2 ही लगाएं, आप 3 ना लगाएं उस पेशेंट को, क्योंकि ओवरडू इज़ बैड, ठीक है। जब आप ओवरडू करते हैं, यस दिस इज़ ओवरडू। जब आप ओवरडू कर देते हैं, अच्छा, और कुछ पेशेंट्स की डिमांड होती है, वो बोलते हैं कि हमें बिल्कुल मतलब आप मास्क फेस कर दें। अच्छा, मेरे पास जब पेशेंट आता है तो मैं उसको बड़ा नेचुरल लुक दे रही होती हूँ कि वो लगे भी नहीं कि आपने फिलर लगाया है, बट द फिलर इज़ देयर, सो यू शुड डिसाइड। लेकिन कुछ पेशेंट्स बड़े परसिस्टेंट होते हैं, नहीं आई वांट अ थर्ड फिलर टू बी डन, तो आई कन्विंस माई पेशेंट्स, बट एट टाइम्स डॉक्टर हेल्पलेस हो जाता है क्योंकि पेशेंट को चाहिए बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप ओवरडू ना करें और अंडरडू करें, दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर अ गुड डॉक्टर एंड एस्थेटिशियन, कि आप अंडरडू कर लें, उसको 1 हफ्ते बाद बुलाएं, देखें अगर उसको ज़रूरत है तो आप थोड़ा और लगा दें, अदरवाइज़ द नेचुरल लुक इज़ फाइन, ठीक है। बोटॉक्स भी बहुत ज़्यादा ना लगाएं, इतना लगाएं कि वो नेचुरल लगे, वो अपनी एज के जैसे ही लगे। अच्छा, बोटॉक्स, फिलर और थ्रेड्स में डिफरेंस क्या है? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। देखिए बोटॉक्स जो है वो तो आपका बॉट्यूलिनम टॉक्सिन होता है, इट्स एन इंजेक्शन, ठीक है। वो आपके रिंकल्स के लिए यूज़ हो रहा है। फिलर फिलिंग के लिए यूज़ होता है, आपकी नेज़ोलेबियल फोल्ड्स में होता है, आपके डार्क सर्कल्स में होता है, आपके लिप फिलिंग को करने के लिए, जॉ लाइन को फिल करने के लिए उसमें HA होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है, ठीक है। और डिफरेंट किस्म के होते हैं फिलर्स के, कुछ परमानेंट भी होते हैं, कुछ टेम्परेरी होते हैं, कुछ परमानेंट फिलर्स भी होते हैं, फेस पे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि अगर ज़्यादा हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको निकाल नहीं सकते, लेकिन वो लंबा टाइम चलता है। उसमें भी कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट होते हैं, बट वी कन्विंस अ पेशेंट टू कम कि आप नॉर्मल फिलर्स पे जाएं, ज़्यादा बेहतर है कि वो वीन ऑफ हो जाए, इट्स बेटर, एंड देन हैव इट डन इट अगेन। दूसरा, आप थ्रेड्स के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, थ्रेड्स हम लिफ्टिंग के लिए करते हैं, स्किन जिनकी सैग हो जाती है, और जो अब डिफरेंट किस्म के थ्रेड्स आए हुए,
मोनो थ्रेड्स भी हैं। मोनो थ्रेड्स इतने छोटे वाले थ्रेड्स होते हैं जो हम एक्नी स्कार्स के लिए होते हैं, गड्ढे हो जाते हैं एक्नी के। अच्छा, आपके थ्रेड्स के जरिए उससे भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि एक्नी आपकी स्किन को डैमेज करती है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, आपका कोलेजन जो नीचे होता है उसको डैमेज कर देती है। तो जो थ्रेड है वो उसमें भी एचए डला हुआ होता है और उस तरह की वो होते हैं थ्रेड के अंदर जो चीज़ें डली हुई होती हैं जो आपके कोलेजन को इन्हांस करती है। तो वो एक्नी स्कार्स के लिए भी यूज़ होते हैं, डार्क सर्कल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। और आपके डार्क सर्कल्स के लिए यूजुअली सुनते हैं ना कि आपको पीआरपी इज़ द बेस्ट। पीआरपी भी करते हैं डार्क सर्कल्स के लिए, आई फिलर भी करते हैं, आपका आई मीज़ो भी करते हैं और आपका ये भी करते हैं, थ्रेड्स भी लगाते हैं। आजकल इतनी ट्रीटमेंट्स हैं कि वी ऑल्सो डिसाइड कि अच्छा इस पेशेंट को इसकी ज़रूरत है कि इस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, तो यानी कि आपको पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि किसकी स्किन टाइप कैसी है और इसको कितने ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं कि अगर किसी को फिलर की ज़रूरत है, आई फिलर की ज़रूरत है, तो उसके इतने बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ब्लैक कलर के गड्ढे हो जाते हैं, तो उनके ऊपर हम फिलर लगाते हैं। फिर हम स्किन को थोड़ा सा यूँ खींच के देखते हैं, जिसकी स्किन बिल्कुल ही लैक्स है उसमें फिलर नहीं लग सकता, ठीक है, उसमें हम थ्रेड्स डालते हैं ताकि उसका कोलेजन एनहांस हो। जब 6 महीने बाद वो दोबारा आता है फिर हम उसको फिलर लगाते हैं। सो इट्स जस्ट अ स्टेप वाइज थिंग, ठीक है। और उसके ऊपर अगर हम फिलर लगा देंगे तो वो आप ये देखिए ना, ये भी कितनी डीप स्टडी है, प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, अगर आपने उसको फिलर लगा दिया तो वो पूल के बाहर आ जाएगा, तो वो उसका साइड इफ़ेक्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पेशेंट को आई फिलर लगाना है या इस पेशेंट को आई फिलर नहीं लगाना है, अपने आई थ्रेड्स लगाने हैं। और जो थ्रेड्स हैं, छोटे वाले थ्रेड्स भी आते हैं, जैसे हमारे पास यंग पेशेंट्स आती हैं, वो ऑब्वियसली जो वैक्सिंग करा लेती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो स्किन खींच के वो भी उससे भी लूज़ हो जाती है स्किन। फिर दूसरी वही प्रेगनेंसीज़ होती हैं, वेट गेन होता है, वेट लूज़ होता है, बट दे आर यंग, सो हम उनको छोटे वाले थ्रेड्स डालते हैं, वो खींचने वाले थ्रेड्स नहीं डालते बिकॉज उनकी स्किन वैसे ही टाइट होती है। वाले नहीं डालते, लिफ्टिंग वाले नहीं डालते, लेकिन छोटे वाले थ्रेड्स डालते हैं, तो उससे उनका कोलेजन एनहांस हो जाता है। लेकिन और टाइटनिंग इफेक्ट आ जाता है, उनको दोबारा से वापस सही हो जाते हैं। अब जब पेशेंट्स हमारे पास आफ्टर 35 आ रहे हैं एज के हिसाब से भी, तो आप क्या एज सजेस्ट करती हैं कम से कम भी इतनी एज में जाने के बाद आप इन ट्रीटमेंट्स पे जाएं? 35 नॉट बिफोर दैट। 30 में हम पेशेंट्स, अगर हमारे पास कोई 30 का पेशेंट आ रहा है तो हम उसको थ्रेड्स डाल देंगे, हम उसको CO2 लेज़र कर देंगे, बोटॉक्स की, जिसकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है तो कुछ पेशेंट्स हमारे पास रिंकल्स वाले आते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली 30 का पेशेंट हमारे पास इस तरह के आ नहीं रहे होते। आफ्टर 30 ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज सैगिंग उसी वक्त हो रही होती है, उसी वक्त आपकी फैट नहीं, जैसे कि हमने बात की ना कि बहुत सी यंग लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि उनको लगता है कि नहीं जी हमारी एक हल्की सी, बाद लोगों के नेचुरल भी होता है, लाफ लाइंस आ रही होती हैं या फोरहेड पे थोड़ा सा हो रहा होता है। डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट आ रहा है और वो एजड नहीं भी है, वो 30 का भी है और उसके रिंकल्स आ रहे हैं, तो हम उसको बोटॉक्स लगा देते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसको हम हाइपो भी कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। यानी कि अगर आप सही डॉक्टर से करवाएं, उसके फिर हाइपो के भी जैसे शॉट्स अपने डिसाइड करना है। ऑब्वियसली अगर वो यंग है तो उसको हम इतने सारे शॉट्स नहीं दे सकते, उसको हम कम शॉट्स देंगे। सही, तो ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि उसको कितने शॉट्स देने हैं उसके। सही, चलें जी, थैंक यू सो मच नाज़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्टर ऑल इन तमाम बातों से ये कंक्लूजन निकलता है, हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम आपको बताएं कि आपने सही डॉक्टर के पास जाना है, सही एस्थेटिशियन के पास जाना है। आपने इस तरह से कहीं भी किसी का सुने सुनाए पे आप नहीं ट्रस्ट कीजिए। थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए कि डॉक्टर ने क्या किया हुआ है, उसने क्या पढ़ाई की, निकाल लें थोड़ी सी, कोई एक्सपीरियंस, क्या उसकी डिग्री है, एटलीस्ट आपको ये भी पता होना चाहिए। मतलब कुछ अच्छा, बहुत से टेक्नीशियंस भी जो हैं ये करना शुरू हो गए हैं अपने क्लिनिक्स खोल लिए। यही तो बात है कि दे आर नॉट MBBS इवन एंड दे आर जस्ट डूइंग इट, सो विदाउट एनी नॉलेज। उनको ये भी नहीं पता कि नर्व कहाँ है, आर्टरीज कहाँ है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता होता। और फिर वो हम डिजास्टर्स के साथ पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं। सो दैट इज़ वाई मैं पेशेंट्स को ज़रूर, लोगों को ये एडवाइस ज़रूर करती हूँ कि आप थोड़ी सी स्टडी करके जाएं, किसी के पास भी आप जाएं, अपना होमवर्क कर लें, फिर आप जाएं किसी के पास भी। चलें जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच जनाब। और इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर बिल्किस भी ज्वाइन करेंगी और हम देखेंगे कि हमारी मसाला भिंडी कहाँ तक पहुँची भाई, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और अब मेरे साथ मौजूद हैं आपकी, मेरी, हम सब की फेवरेट डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? कहाँ चली गई थी? हम आपको मिस कर रहे थे भाई। बारिश हो गई थी जिस दिन मुझे आना था, ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर कुछ अपनी मेरा ब्रांड है नेचुरलाइज, उसकी थोड़ा हम सब जानते हैं उस प्रोडक्ट्स, उनकी आपकी जो ब्रांड है नेचुरलाइज, उसकी प्रोडक्ट्स को, और बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव है। आपने मुझे सीरम भी दिया है अपना, वो वाला कौन सा था? एक तो सीबकथॉर्न ऑयल, सीबकथॉर्न ऑयल, उसका नाम मैं नहीं, सीबकथॉर्न ऑयल दिया था, वो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं उसके। और उसके अलावा आपने मुझे उपटन भी दिया था अपना, जो नेचुरली आपने बनाया हुआ था, और नेचुरलाइज से डायरेक्टली जाके आप ले लें। कॉम्प्लेक्शन आपका बहुत अच्छा हो जाता है, आपका फेस क्लियर हो जाता है, स्किन पे ग्लो लाने के लिए आपके उपटन के अलावा हम क्या कर सकते हैं? आप मुझे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं चीज़ें, खैर मजाक कर रही हूँ। नहीं, अब बिल्कुल मंगा सकते हैं आप, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं ना? हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन घर में आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात, जी नंबर मैं बता दूं, आपका जो नंबर है स्क्रीन पे चल रहा है इस वक्त। अगर आप नेचुरलाइज की कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाह रहे हैं डॉक्टर बिल्किस की, तो आप इस नंबर पे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। और इनकी प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं। इन्होंने मुझे हेयर ट्रीटमेंट के लिए भी दिया था हेयर स्प्रे, और उन्होंने मुझे फ्रेकल क्रीम भी दी थी, और डार्क सर्कल्स के लिए बायोटिन स्प्रे दिया था आपने मुझे। तमाम, क्योंकि हम लोग डेली हमारे हेयर स्टाइलिंग होती है, हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, स्प्रेज लग रहे होते हैं बालों में, हेयर ब्लो ड्रायर हो रहा होता है, स्ट्रेटनर हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं आपको केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपने मुझे दिया था, थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका भी। देती तो मैं बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट्स, लेकिन कहते कुछ लोग कहते हैं। आप सबको देती हैं, पता है रमज़ान ट्रांसमिशन पे भी आती हैं, जब तो ये पूरी बास्केट भर के लेके आती हैं अपने साथ। हाँ, देखिए लोग आप लोग की बात ज़्यादा मानते हैं ना, जो आपके भी कितने फ़ैन फॉलोइंग है, सब मानते हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप कहेंगी तो उनको यकीन आएगा कि वाकई प्रोडक्ट अच्छी हैं। अच्छा, अब जो हम ग्लो की बात कर रहे थे ना वर्दा बेटा, सबसे पहले आपका इनर सोल बहुत अच्छा होना चाहिए। सही, आपका इनर सोल बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक आप अंदर से पॉजिटिव नहीं हैं तो आप कुछ भी कर लें, आपका ये जो गिलाफ है ना, ये कभी भी सही नहीं होगा। आप कितने भी ट्रीटमेंट करा लें, नेगेटिविटी नहीं रखें, तो आप देखें कि आपको कितना फ़र्क पड़ता है, कितना फ़र्क पड़ता है। आपको एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स पर भी देखिए, आबे हयात किसी ने नहीं पिया, आपको स्लो एंड ग्रेजुअली जाना पड़ेगा। तो ये है। और दूसरी बात है कि मैंने आपके शो में भी बताया था, सबसे बेहतरीन घर का उपटन है आटा। घर का आटा है, इसमें आप बादाम पीस कर डाल दें, 1 चम्मच आटा ले लें, 1 चम्मच बादाम पीस कर डाल दें, पिंच हल्दी डाल दें, उसको मिक्स करें दूध में अच्छी तरीके से, और फिर आप उससे स्क्रबिंग करें। मेरा एक सवाल है, जी। आटा चक्की वाला के फाइन आटा? चक्की वाले को बहुत अच्छी तरीके से छानना है, क्योंकि चक्की वाला आटा जो है ना, भूसी कट लग सकता है, स्किन पे कट लग सकते हैं। तो फाइन आटा, फाइबर आपको नहीं चाहिए और लगाने के लिए, फाइबर खाने के लिए चाहिए। सही। अच्छा जी, हमारी रेगुलर कॉलर हैं तनवीर, उनकी कॉल है, तो आइए बात करते हैं उनसे। आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, तनवीर बात कर रही है आपसे। आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ बढ़ा दीजिए प्लीज़ पीसीआर से। हेलो जी मेरे बच्चे। जी, अस्सलाम वालेकुम तनवीर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी, क्या हाल है? पहले तो बताएं खुशाब का मौसम कैसा है? मेरा बच्चा बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं खुशाब का मौसम ठंडा है मेरा बच्चे। ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। हाँ, ज्यादा ठंड है। आपको पता है इस बार कराची में बहुत ठंड पड़ी है? जी सुन रही हूँ, पता चल रहा है, कराची भी इस दफा तो बहुत ठंड हुई है। इस दफ़ा हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं ठंड। कुछ आप लोगों की तरफ भी ठंड आई है। हाँ, थोड़ी सी हमने मंगवा ली आप लोगों से। अच्छा जी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर बिल्किस के लिए? हाँ जी, सवाल मेरा सवाल तो ये है, 2 सवाल है। एक तो मैंने वेट कम करने वाली जो चीजें आपने बताई थी ना, जी जी जी, बाजरे की रोटी, और दूसरी चीज क्या बताई थी? बाजरे की रोटी। आपका सवाल समझ नहीं आया, इनका सवाल बताइए। वेट कम करने के लिए। अच्छा, वजन कम करने, डॉक्टर बिल्किस वजन कम करने के लिए इनको आपने बताया था ना कि बाजरे की रोटी खाएं। और मैं आपको बता देती हूँ, जिनको भी वज़न कम करना है, आपने उबला हुआ खाना खाना है। घी तेल बंद कर दें, चीनी बंद कर दें, गंदम की रोटी बंद कर दें,
चावल आप उबले हुए खा सकते हैं, आप बाजरे की रोटी खाएं या जौ की रोटी खाएं, आप यकीन करें इस तरह आपका वेट बहुत जल्दी गिरेगा, बहुत जल्दी गिरेगा। आप कुछ भी ना लें, सब्जी भी उबली हुई खाऊं? जी सब्जी भी उबली हुई खाऊं? सब्जी भी उबली हुई कह जी रही जी, हैं। बस आप देखिए, मैं आपको मिसाल देती हूँ, चाइनीज़ या मलेशियन जो भी हैं वो ज़्यादा उबला हुआ खाते हैं। आपने बहुत कम चाइनीज़ को मोटा देखा होगा। जी जी। सही है। कोरियन, आप उनकी स्किन देखें, पूरी दुनिया में जो है ना कहते हैं जापानीज स्किन, कोरियन स्किन। क्यों? आप जाएं उनकी डाइट देखें, उनकी डाइट में सी फूड होगा और उनकी डाइट उबली भी होगी, और वो पानी जो पीते हैं, तेल, मसाला, गरम कुछ मसाले, नहीं। चाट मसाले नहीं खाते। उनकी कोरियन की स्किन पता है ग्लास स्किन कहलाती है, ग्लास क्या स्किन ग्लो होता है कहलाती है। उनकी और स्किन आप पे। यकीन करें, उनकी अगर 80 90 साल की औरतें जो है ना, उनको भी रिंकल्स नहीं होती। हाँ ठीक है, तो जी, आप जी, हम बात अपने लोग जबान मुझे का ये कहते चटकारा हैं नहीं ना, छोड़ते एक- हैं। बाद लोग मुझे ये कहते हैं कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है तो आपका वेट कम नहीं हो सकता। मेरी 7 साल उम्र है, मेरा बच्चा। कोई बात नहीं। हाँ देखिए, एज जो है वो नंबर है, सही है, उसका आपकी सेहत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप अपनी सेहत को सही रखना चाहें, जब आँख खुली तब सवेरा। कुछ लोग सुबह 5 बजे उठते हैं और कुछ लोग सुबह 11 बजे उठते हैं। और मिसेस तनवीर, ये सिर्फ कहने की बात है कि अगर हाँ। आपकी एज बढ़ गई तो वजन कम नहीं हो सकता। मेरी वालदा खुद, मेरी अपनी वालदा का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो हमने उनका वजन कम करवाया और माशाल्लाह उनका वजन बहुत कम हो गया है। उनका तो 100 अच्छा। तक था जी। अच्छा। तो मेरी अम्मी, उनकी एज भी माशाल्लाह से है, आप ही की एज की होंगी वो, तो उनका वजन भी कम हुआ है। तो कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह वजन आपका बिल्कुल कम हो जाएगा। अगला सवाल क्या है आपका? ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि मैंने वो सर में मेरे दाने हैं, इतने खारिश भी होती है और मेरे बाल भी गिर रहे हैं। ये बात मैंने माह रमजान में भी डॉक्टर बल्कीस को बताई थी, तो इन्होंने मुझे कहा भी था उस वक्त ये लोगों को वो ऑयल और शैम्पू दे रही थी ना, लेकिन मुझे भी कहा था कि भेजूंगी, लेकिन मुझे मिला नहीं है। नहीं 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 नहीं, हाँ। देखिए, मैंने तो कभी भी आप नहीं, जो- सुन ले, नहीं, आपने कह दिया, मैं आपको कहती हूँ, जो मेरे पेज पे जा रहा था उनकी कुरानदाजी हो रही थी, उनकी कुरानदाजी होके सबको मिला है। गाड़ी तक दे दी तो तेल और शैम्पू देने में क्या था, हर चीज दी है, वो एक प्रोसेस से गुजर के दे रहे और थे। इस बात की मैं गवाह हूँ, मेरे सामने आपने बाइक भी दी थी, आपने गाड़ी भी दी थी और कुरानदाजी हुई थी, और उसके थ्रू हमने आप और इनाम भी दिया था कुरानदाजी उन्होंने। में डेली के 10 लोगों को जो है ना पैक्स जा रहे थे। आप वो कुरानदाजी में नहीं था, तेल और शैम्पू कुरानदाजी में नहीं था, वो वैसे ही जो कॉल करता था ना आप देती थी। चलो वो तो बात ठीक है, अगर अब फिर माह रमजान आया तो मैं ले लूं। माह रमजान में इंशाल्लाह, लेकिन प्रोसेस से गुजर के लीजिएगा, आपको स्पेशली मैं भेज दूंगी। लेकिन जैसे पेज पर जाकर वहाँ आपका नाम होगा ना, देखिए, एक तो माह रमजान, उसमें मैं चिटिंग कैसे करती। नहीं, एक तो होता है डॉक्टर बिल्किस के मिसेस तनवीर, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि आपको अभी बहुत मैं सारे भेज लोग देती होते हूँ। हैं तो चैनल की तरफ से चीज़ें डिस्पैच हो रही होती है, तो कभी कभी कोई एक आध नाम छूट जाता है, रह जाता है, हमें नहीं पता चलता। क्योंकि यकीन जानिए, रमज़ान ट्रांसमिशन इतना हैक्टिक हमारा स्केड्यूल होता है, उसमें रोज़ इतने सारे लोगों की कॉल्स और उनको डिस्पैच करना, गिफ्ट्स, तमाम आइटम, तो खासतौर पे इफ्तार के बरदा वक्त जो नेचुरलाइज होता का है। हमने ये रखा था कि डेली 10 लोगों को जा रहे थे, कुरानदाजी में जा रहे थे, डेली, और वो मैं हर 10 दिन में अनाउंस करती थी सही। जिनको गए थे। नहीं, वो तो इसकी गवाह तो मैं खुद हूँ भाई। डॉक्टर बिल्किस के जितने इनामात दिए गए थे, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, ये तो मैं खुद यहाँ खड़े होकर गवाही और देती हूँ देखिए, इस गाड़ी भी हमारी दुबई की जो फैमिली थी उन्होंने फैमिली rent की थी, उन्होंने जीती थी। आप ये देखिए, फिर वो दुबई से आए थे लेने के लिए उन्होंने अपनी फैमिली को भेजा था ना, जी, रिश्तेदार थे बिल्कुल, कुछ यहाँ पे, जी। वो आए थे लेने के लिए। तो जनाब, अब एक ब्रेक का वक्त हो गया, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मिसेस तनवीर के सवाल का जवाब भी दे बिल्कुल, देंगे, बिल्कुल। और भाई भिंडी भी देखनी है कि भिंडी कहाँ तक पहुंची। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और इससे पहले मैं कोई दूसरी बात करूं आपसे, सबसे पहले मैं आवाज़ लगाऊंगी मुनीज़ा, भिंडी भिंडी बिल्कुल ऑलमोस्ट डन है, आप लोग के लिए स्टॉप किया हुआ था ताकि आप लोग प्रोसेस देख सकें।
आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल हमारा तैयार है। और ये जो हमने फ्राई की हुई भिंडी थी, शैलो फ्राई की थी, ये बिल्कुल थोड़ी सी ड्राई है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं था। ये हम इसमें शामिल कर देंगे तमाम जो हमारा मसाला था उसके साथ, और इसको 2 मिनट से 3 मिनट हम दम पे रख देंगे ताकि जो है सारे फ्लेवर्स जो है आपस में जो है इनकॉर्पोरेट हो जाए। ठीक है, बस इसको हल्की सी आंच पे हम रखेंगे और इसको हम ढक देंगे। ठीक है, ये हमारी भिंडी ऑलमोस्ट तैयार है। इसके बाद हम निकाल के प्लेटिंग करेंगे। रायते का मैंने आपको बताया था, तो यहाँ हमने ऑयल ले लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, मैंने आपके सामने चाट मसाला, काला नमक और सॉल्ट ऐड किया था इसके अंदर। ये हमने ऑयल ले लिया। इसमें जो है लहसुन जो है 2 से 3 जवे जो है मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, ये हम शामिल करेंगे इसके अंदर और इसको फ्राई कर लेंगे। जब ये लाइट गोल्डन हो जाएगा तो इसमें हम जो है कड़ी पत्ता शामिल करेंगे और ज़ीरा शामिल करेंगे। तो ये बहुत मज़े का और थोड़ा डिफरेंट रायता हो जाता है जो हम रेगुलर। और रायते में आपने जो काला नमक इस्तेमाल किया वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, नो नहीं डाउट। डॉक्टर बिल्किस? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब ये देखें आप हल्का सा हमारा लहसुन फ्राई होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें जो है जब ये हल्का सा कलर चेंज करेगा अपना, तो हम ज़ीरा शामिल कर देंगे और कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे इसके अंदर। कड़ी पत्ते की जो खुशबू आती है बड़ी अच्छी लगती है। तो वो अच्छा, 1 स्टिक हमने ले ली है कड़ी पत्ते की। ये देखें कलर इसका चेंज हो गया है, इसमें ज़ीरा जा रहा है। एक पिंच भगाड़ तैयार कर रही और हैं। ये डॉक्टर कड़ी बिल्किस, आप भिंडियों के बारे में बताएं। भिंडियाँ कहते हैं कि आपके शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। वैसे तो हम खवातीन पे है कि हम शुगर करवा देते हैं, इसको भी लेडी फिंगर ही कहते हैं। ये दो इल्ज़ामात हम खवातीन पे हैं कि एक हम शुगर करवा देते हैं और दूसरा हार्ट अटैक करवा देते हैं। हाँ, ब्लड प्रेशर हमारी वजह से बढ़ता है, लेकिन अगर देखा जाए तो लेडी फिंगर जिसे कहते हैं कि वो आपकी शुगर के लिए बहुत अच्छा है। क्या जोड़ों के कनेक्ट दर्द किया के लिए है बहुत अच्छा डॉक्टर है। बिल्किस। तो सब्जियों में भी वो नाम जो खवातीन के मोनस मुज़क्कर के हिसाब से हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो इल्ज़ाम है ये वैसे ही है, शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। 2 भिंडी को काट के रात भर पानी में भिगोएं, सुबह वो पानी पी लीजिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर जोड़ों का दर्द है तो आप वो भिंडी कह रही हूँ, भिंडी चबा के भी खा सकते हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, भिंडी चबा के खाने से अच्छा। और लौकी भी बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, भिंडी के जो बीज होते हैं ना वो इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा। जंगली भिंडी के बीज जो होते हैं, जंगली भिंडी और ये भिंडी में फ़र्क क्या है? ये भिंडी उगाई जाती है, वो खुद उगती है और वो इससे बड़ी होती है। मतलब उसके बीज जो हैं वो खुद उगती है। तो वो कहाँ से मिलती है आपको? इजीली अवेलेबल? आसानी से मिल जाती है जंगलों में वाले के पास से या फिर पंसारी के पास से? आपको पंसारी के पास से मिलेगी। और जंगली भिंडी का कहने का मतलब यही है कि आप उसको उगाते नहीं, वो खुद उगती है। उसके बीज बहुत अच्छे होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। उसको पीस के पाउडर बनाकर जो है, अच्छा वो मेल और फीमेल दोनों खा सकते हैं और वैसे मेल के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, चलें जी, आपने कितनी अच्छी बैठे बिठाए देखें जी। एक टिप बता दी मैं डॉक्टर बिल्किस ने कि जंगली भिंडी के बीज। और ये देखें, अरे वाह, मुनीजा सर्विंग स्टार्ट। मैं डॉक्टर बिल्किस को टेस्ट तो करवाऊँ ना इनको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपके हाथ में बहुत जायका है। थैंक यू सो मच। और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। बैठ जाए मुनीजा, आ जाए। ओके, साथ बैठ जाए। साथ आ जाए। थैंक यू। मुनीजा बहुत मज़े के खाने बनाती हैं डॉक्टर बिल्किस, और ये आज इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाई है मसाला भरी भिंडी। मसाला भरी भिंडी बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी और आप लोग भी फरमाइश कर सकते हैं। और आप रायता भी टेस्ट करके बताइएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बैलेंस बहुत होता है आपके खानों में ना। अच्छा वर्दा, आपके खानों में भी है, याद है रमज़ान में मैं वर्दा का जो बना लेती थी तो मैं कहती थी एक सैंडविच में ले जाऊंगी, घर पे जाके रोज़ा खोलूंगी तो फिर खाऊंगी। बहुत आप लोगों का प्यार है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कैसा है रायता? अलग है, कुछ डिफरेंट है रायता? डिफरेंट है। रायते में आपने काला नमक डाला है? बिल्कुल, काला नमक मैंने शामिल करा है इसमें, साथ कड़ी उससे ना पत्ते उसका का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अलग हो गया बिल्कुल ना, बिल्कुल और डिफरेंट। ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है हमारे लिए। और इस मौसम में इस तरीके की चीज़ें थोड़ी चटपटी भी बड़ी अच्छी लग रही होती है। सब्जियां चटपटी ही अच्छी लगती हैं। अगेन जब भी तो हमारी स्किन पे हमें ज़रूरत पड़ती है लिफ्टिंग और बोटॉक्स की, क्योंकि कोरियन स्किन नहीं है हमारी, हम लोग उबले हुए खाने नहीं खाते, हम ज़बान का चटखारा नहीं छोड़ते। डॉक्टर बिल्किस की बात मुझे इतनी अच्छी लगती है। तो कहीं भी होता है ना, कहती है ज़बान का चटखारा छोड़ो पहले फिर नहीं, डॉक्टर बिल्किस की वैसी बहुत मज़े की बातें होती हैं। मैं बहुत गौर से सुन रही होती हूँ उनकी बातें, उनका तरीका और इनका तलफ़ुज़ बोलने का
बहुत ज़बरदस्त है, मतलब मैं आपसे सीख रही होती हूँ। बहुत शुक्रिया। वैसे एंटी एजिंग के लिए भी अगर भिंडी को बिल्कुल पीस के लगाया जाए ना मास्क की तरह तो बहुत अच्छा होता है। एंटी एजिंग के लिए बिल्कुल, लेकिन इसके ऊपर जो हल्के से जो बाल होते हैं ना, पहले आप उसको स्क्रैच करें और फिर आप जैसे भिंडी काटते हैं उसके बाद उसको ब्लेंड करें। इसकी जो लेस होती है ना उसको एज इट इज़ लगाएं। हाँ, तो आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत 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 अच्छा मतलब रहेगा। तकरीबन अगर आपको शाम में किसी तकरीब में जाना है तो आप ये सुबह कर सकते हैं और आप रिजल्ट देखो। अच्छा, ये हफ्ते में हम कितनी दफ़ा लगाएं, आप ये बताएं। एक दिन छोड़कर लगा सकते हैं। अच्छा, एक दिन अच्छा छोड़कर बिल्किस लगा साहबा सकते मैं पूछना चाह रही थी एक कॉलर ले लें जी। ओके, अदीबा की कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अदीबा? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? कैसे होता? हम लोग बिल्कुल सही मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेफ़ वर्दा मैंने बड़े दिनों बाद नाम सुना आज। मैं आपको दूसरे चैनल में आपकी जो वो पहचान है वो जो है वो बहुत याद है, बहुत अच्छा आप माशाल्लाह से कहती हैं और शो भी बहुत अच्छा कर रही हैं, शेफ भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। बहुत थैंक यू सो मच। वो मेरी पहचान है, मैंने शुरुआत ही वहीं से की थी एंड आई प्राउड टू से दैट आई एम अ शेफ़। और आप बताइए क्या हालात हैं आपकी तरफ? मौसम कैसा है? ठंड के क्या हालात हैं? ठंड माशाल्लाह से पिछले दिनों में तो काफी ज्यादा हो गई थी, तो 2-3 दिन से धूप निकली है तो माशाल्लाह मौसम काफी अच्छा हो गया। धूप में वो काफी दिनों बाद निकले तो बहुत अच्छी लगती है ना। सही। अच्छा जी, क्या सवाल करना चाहेंगी डॉक्टर बिल्किस से? जी मैं ये ऐसे में पूछना चाह रही थी, मोरिंगा जो समांजना है ना उसका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है? वो निहाल में असल में मुझे किसी ने बताया था, वो वीकनेस के लिए ना मेरे पट्टों का बहुत ये जो नेक वाले होते हैं ना गर्दन के पास जो पट्टे उनमें शदीद किस्म का, मतलब मैं थोड़ा सा काम करती हूँ तो बहुत वीक हो, उसमें दर्द शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। अच्छा सही। तो डॉक्टर इसके लिए खुद से भी अगर वो बता दें, और इसके अलावा सुहांजना का भी इस्तेमाल। एक और क्वेश्चन था मेरा। ठीक है, सुहांजना के जो अच्छा, कुछ और पूछना डॉक्टर बिल्किस साहब? नहीं, उनके नहीं। ब्रेक का वक्त हो गया है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का अदीबा। हम आपकी बात का बिल्कुल जवाब देंगे। आप हमारा शो देखती रहिए। इस तरह एक ब्रेक का वक्त हो गया है, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और डॉक्टर बिल्किस, अब आप जवाब देंगी जो सवाल किया था हमारी कॉलर ने, अदीबा ने। अच्छा, एक तो उन्होंने कहा कि उनके सर में जो है ना खारिश बहुत होती वो है। पहली वाली कॉलर थी हमारी तनवीर। अच्छा, उन्होंने इनके कहा पट्टों था। वाला था। हाँ अच्छा, जी। वैसे मिसेस तनवीर के लिए जो खुशाब से फ़ोन था उसके लिए भी मैं बता देती हूँ। चुकंदर के रस में आजकल आए हुए हैं, उसका जूस निकालें, उसमें आपने डालना है हल्दी भरकर, वो सर की जड़ों में लगाएं, खुश्की भी दूर होगी। अल्लाह ना करे अगर सर में जुएँ हैं वो भी दूर होंगे, और जो है ना आपके बाल गिर रहे हैं उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, पट्टों की कमज़ोरी के लिए आपने पूछा था कि मोरिंगा कैसे इस्तेमाल करें, तो सुहांजना के पत्ते 1/4 चम्मच लेके गर्म दूध में डालें और वो आपने पीना है शाम 4 बजे से पहले। और आपने कहा कि कोई अपनी तरफ से भी बता दें, तो सफ़ेद मौसरी जो है ना वो आप ले लें, और मिश्री ले लें, गोंद कतीरा ले लें, तीनों हम वज़न पीस कर पाउडर बना कर रख लें। एक और चीज़ डालना चाहे तो बेदारी कंद इसमें आप डाल दें। ये चारों चीज़ें हम वज़न पीस कर पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह शाम या तो शहद में मिलाकर या 1 कप दूध में मिलाकर पीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। सही। अच्छा, मोरिंगा ये पट्ठों के लिए अच्छा है? मोरिंगा मैंने सुना है कि वैसे भी आपके लिए वो मल्टीविटामिन है। अच्छा, वेट लॉस के लिए भी लोग कहते हैं हाँ, कुछ आप इस्तेमाल मल्टीविटामिन कीजिए। है, मतलब कि मोरिंगा उसमें टी मिलती है। जी बिल्कुल, जैसे आप ये देख लें कि जो है ना उसमें विटामिन ए जो है गाजर से भी ज़्यादा है। इस तरह दूसरी चीज़ें, वो एक मिरेकल प्लांट कहलाता है। अच्छा। इसके इफादियत बहुत है, मगर इसकी ज़्यादती ख़राब है। ये इसी तरह है कि जैसे अभी बर्फ़बारी भी बहुत हुई तो क्या हुआ, आप लोग क्या करें कि मोरिंगा अच्छा है, जैसे पता चलता है कि ये चीज़ कोई मिरेकल चीज़ है, उसको मुट्ठी भर इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि किडनी जो हमारा फ़िल्टर प्लांट है और जो हमारा लीवर जो डिस्ट्रीब्यूट करता है चीज़ों को, उस पर बोझ पड़ जाता है। आप किसी चीज़ की भी ज़्यादती ना करें। खाना भी अगर बहुत ज़्यादा खाया जाएगा या तो वॉमिट कर देंगे आप, या पेट में दर्द शुरू हो जाता है। पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा, तो यही चीज़ आप नेचुरोपैथी के साथ भी रखें, सही। कलील मिकदार में इस्तेमाल करें। सही। अच्छा जी, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ, मारिया इस्लामाबाद से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं मारिया?
ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। आप डॉक्टर बिल्किस को मैं सलाम कहना चाहूँगी, इनको बहुत हम देखते हैं, पसंद करते हैं, और आपको भी। थैंक यू सो मच। मारिया, क्या सवाल है आपका डॉक्टर बिल्किस से? मैं पूछना चाह रही थी कि मुझे ना तकरीबन ये रमजान में ना, एक तो वो रमजान था, तो उसके बाद से मैं स्पीकर दूर रख के बात कीजिएगा। रमजान में। मारिया, आप थोड़ा सा अपने फ़ोन का स्पीकर दूर रख के बात कीजिएगा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है हम तक। अच्छा जी, मैं ये कह रही थी कि रमजान में जो है ना, हम खाने पीने का भी इतना ध्यान नहीं दे सकते, तो उसके बाद मैं 4-5 बार मुझे ना बुखार हुआ है, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का बुखार हुआ है। इसकी वजह से मैं वीक हो गई। पहले मेरा वेट गेन हो गया था हार्मोन की वजह से। अच्छा, इनको टाइफाइड हुआ था रमज़ानों में, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीक। टाइफाइड तो नहीं था, वो नॉर्मल बुखार था, लेकिन इसकी वजह से बहुत मुझे सेहत पे बहुत असर पड़ा। मेरा चेहरा बिल्कुल ना वीक हो गया, बहुत कमजोर, मतलब जैसे रोने की चली गई, पूरे बॉडी की भी, चेहरे की भी। अच्छा, वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा देखिए, अगर आपको बुखार है तो उसके लिए मुनक्के और खाकसीर, पिंच मुनक्का साथ। हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है, क्योंकि आपकी आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही थी मेरी बहन मारिया। हम जहाँ तक समझे हैं हम आपको बता देते हैं। आई गेस ये बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, कमज़ोरी है इनको बहुत ज़्यादा बुखार की वजह से। आपने 8 से 10 मुनक्के लेने, उसको रात को भिगो देने, बीज निकाल के सुबह उसको अच्छी तरह पकाएं और उस गरम जैसे कहवे की तरह पिएं और मुनक्के खा लें। और खाकसीर इस मौसम में बहुत अच्छा है, क्योंकि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले का दर्द सब फैला हुआ है। खाकसीर पिंच लेके जो है आप उसको उबालें और वो दे दें, या मुनक्का और खाकसीर दोनों भी दे सकते हैं। और बुखार अगर किसी सूरत नहीं उतरे तो साबुत धनिया 1 चम्मच 1 कप पानी में उबाल कर वो भी पी लीजिए, उससे फ़र्क पड़ता है। बुखार का मतलब इन्फेक्शन है, तो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराएं कि इन्फेक्शन किस वजह से है। घर के टोटके अपनी जगह, लेकिन आपने डॉक्टर को विज़िट करना है। अब जो ये जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं कोविड, इसके बाद क्या होता है कि कोई भी, या डेंगू हो या टाइफाइड हो या कोविड हो या ना समझने वाला वायरल इन्फेक्शन हो, उसके बाद हड्डियों में शदीद दर्द होता है और ना आपसे ना उठा जाता है ना बैठा जाता है, बाल बेतहाशा गिरने लगते हैं। तो आपने खजूरों का शेक बना के रोज़ ज़रूर पिएं। 7 खजूर ले लें, 7 बादाम आप ले लें, 1 छोटी इलायची ले लें, 1 कप दूध ले लें और आप उसको अच्छी तरीके से उबाल कर आप उसका इस्तेमाल करें। और जो है ना, अभी लूसन, जो हम इतनी अच्छी चीज़ है वो हम देते हैं बकरियों को, गाय का चारा बनाया हुआ है हमने। 8 से 10 पत्ते लूसन ले लें। मैं यही सवाल करने वाली थी कि लूसन तो लोग कहेंगे कि हम लोग तो बकरियों को लूसन अल्फा है। अल्फा अगर आप ने देखा होगा कि ये जो है ताकत का ख़जाना है। और हमारी होम्योपैथिक, क्योंकि मैं नेचुरोपैथ हूँ, मैं हर्बलिस्ट भी हूँ और होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, तो अल्फ़ा जो है ये ताकत का ख़जाना है। किसी भी बीमारी के बाद अल्फ़ा टॉनिक ऑल ओवर द वर्ल्ड दिया जाता है, वो लूसन है। अच्छा। तो आप 8-10 पत्ते लूसन और गाजर, इनको मिक्स करके इनका सूप बनाएं और इस सर्दियों में सारे घर वालों को पिलाएं। आप देखिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। भाई, तो बहुत अच्छी आपने एक बात बताई है कि लूसन को तो हम लोग बिल्कुल ही लूसन की तो हमारे गांव में सब्जी बनाई जाती है। जब लूसन कच्ची होती है, मतलब कि नए पत्ते निकलते हैं, तो उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और पूरे पाकिस्तान में लूसन हर जगह उगाई जाती है। आप केमिकल डाले बगैर अगर उगा रहे हैं तो प्लीज़ उसकी सब्ज़ी बना के घर में दे, जैसे हम पालक की सब्ज़ी बनाते हैं, इसी तरह आप उसकी भी बना सकते हैं। अच्छा, एक कड़म सब्ज़ी भी होती है, सर्दियों में खाई जाती है, जो यहाँ नहीं मिलती, कश्मीर की तरफ मिलती है, बहुत मज़े की सब्ज़ी होती है। हमारे वहाँ पर भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं और खुद रू उगती हैं, वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये सब्जियों का इस्तेमाल और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो खुद रू उगती हैं। आपने जैसे बताया कि खुद, तो उनके फ़ायदे इतने अलग होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते हैं। देखिए, कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो खुदरू उगती हैं, जिससे अद्वियात बनती हैं, जैसे हमारी होम्योपैथिक में दवाइयाँ बनती है, वो खुदरू उग रही होती हैं। जैसे मतलब कि खेतों में जैसे हम जब गंदम बोते हैं या भुट्टा लगाते हैं, उसके बीच में हो रही होती है, निशानी ये होती है कि पालक की तरह ही होती है, या उसको उल्टो
तो बड़ा वो ग्रीन का और ब्लू कलर का ये उसकी तरह होता है। सही, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर बिल्किस, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी टिप्स बताई, रेमेडीज़ बताई और लूसेंट के बारे में बताया, आपने हमें भिंडी की फ़वाइद बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू सो मच शेफ़ मुनीज़ा, आपने हमें इतनी मज़ेदार मसाला भिंडी बनाना सिखाई और अभी हम इसको खाएंगे मिलके आराम आराम से, इंजॉय करेंगे सब बैठ के। तो जनाब अच्छा मुझे लगा कि वक्त ख़त्म हो गया तो मैं खुदाफिज कहने वाली थी तो एकदम से आवाज़ आई। खैर, आप दोनों को एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? इतनी ठंड है डॉक्टर बिल्किस, आप कुछ बता सकते हैं कि बच्चों को कैसे हम सेफ रखें या कोई डेली रूटीन में ऐसा नुस्खा हम खा लें? कान ढक के रखिए, पाँव ढक के रखिए, सही है। और हमारे यहाँ सारा जोर सीने पे होता है, बच्चों को इतने आप कपड़े पहना देते हैं वो कि बच्चा रोना शुरू कर देता है। का बच्चा नहीं होता, एलियन नहीं होता, वो आप ही का बच्चा है। जितनी सर्दी आपको लगती है इतनी उसको लगती है। लेकिन जो सही वाली बात है, ये ढाक के रखे तो बेचारे बच्चे को इतना पहना देते वो कड़क हो जाता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, सही नहीं हो पा रहे होते। और नहीं, अच्छा, बच्चे रोते भी हैं, जो छोटे बच्चे को गर्मी लगना शुरू होती तो वो रोते हैं, लाल हो रहे होते हैं, लेकिन तब भी नहीं, इसको उड़ाओ, वैसे ही रो रहा होगा, भूख लग रही होगी तो नहीं भाई, बच्चे को गर्मी लग रही होती है, रोबोट बना के छोड़ा होता है ना, ऐसे हाथ यूं खड़ा होता है ना, बेचारा मूव कर पा रहा होता है, गोद में भी आता है बेचारा, यूं ही रहता है। हाँ, अपने बच्चों वाकई, और हम लोग बहुत एक्स्ट्रा लेयर्स बच्चों को पहना देते हैं, तो वाकई ये बात मैं भी ये गलती कर रही थी जब मेरा बेटा हुआ था। पहला पैगाम है, मौसम का हाल देखकर घर से निकलें। बिल्कुल। अभी पिछले दिनों में जो सानिया हुआ है उसमें हम बहस में नहीं पड़ेंगे। अल्लाह ताला जिनके घरों में ये हुआ है, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे, लेकिन खुदारा मौसम का हाल देखकर घरों से निकले। बिल्कुल जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस आपका वंस अगेन, थैंक यू सो मच शेफ़ मुनीज़ा। और जनाब आप लोग भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ठंड है, अपने आप को ढाँक के रखें, ओवर एक्स्ट्रा मत ढाकें, यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गर्म ग़ज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ड्राई फ्रूट्स खाइए, इतने नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिए, एक मुट्ठी एतदाल में रहते हुए खाइए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, कल सुबह मुलाकात होगी आपसे 9 बजे, देखना मत भूलिएगा मुस्कुराती मॉर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।